कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर के प्रति नहीं बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति होती है। इसको फिर से स्पष्ट कीजिए। अरे भाई, स्टेक होल्डर बड़ा गोला है, उसके अंदर छोटा गोला है शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है वो सब लोग जो किसी चीज से प्रभावित होते हैं, जिनका हित जुड़ा हुआ है। और शेयर होल्डर का मतलब है किसी उद्यम के जो मालिक हैं, जिनका शेयर है में, वो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। आईएएस बनने के लिए कितना रैंक चाहिए? ओबीसी से, जनरल से 90, ओबीसी से 350, ईडब्ल्यूएस में इस बार 700, अगली बार 350, और एससी में 500, एसटी में 550, 600 लगभग। आईपीएस के लिए 100 जोड़ लीजिए इसमें। जनरल से लगभग 180, 190 तक, ओबीसी में आईपीएस 500 तक लगभग, ईडब्ल्यूएस में करीब 400 मान लीजिए अगली बार से, इस बार तो 800 मिल जाएगा, और एससी एसटी में 650, 700 तक आईपीएस मिल जाता है। एक शब्द है इंटीग्रिटी पैक्ट। जब कोई ठेका हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टेंडर हो, तो जिस व्यक्ति को टेंडर मिले उसके साथ एक एफिडेविट साइन करवाना, शपथ पत्र साइन करवाना कि उसने टेंडर लेने के प्रोसेस में किसी भी प्रकार से कोई रिश्वत नहीं दी है, और यदि बाद में ऐसा साबित हुआ तो उसको उसका पूरा नुकसान भरना होगा और उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकेगा। इस तरह का जो एफिडेविट है उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। पर्पस होता है दबाव बनाना कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारी ठेके न ले सके। थॉमस हॉब्स इंसान मूलतः स्वार्थी। यदि कोई महिला अपने बच्चे के प्राण की रक्षा करती है तो क्या वो भी स्वार्थी है क्योंकि वह उसका अपना बच्चा है? यदि हाँ, तो हॉब्स की परिभाषा के अनुसार त्याग किसे कहेंगे? सिंपल बताओ, देखो सिंपल। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे की मां हैं। कल्पना में लिंग परिवर्तन हो सकता है, ऐसा क्या है? सोच लीजिए, है ना? तो उम्र परिवर्तन हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि आज से 10-15 साल बाद की बात है। तो कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे की मां है। कल्पना नहीं कर पा रहे तो मम्मी को ध्यान रखो तो कल्पना हो जाएगी। और छोटा सा बच्चा 1 साल का खतरे में है। दो ही ऑप्शन हैं, या तो महिला खुद बच जाएगी पर बच्चा मर जाएगा, या महिला खुद मर जाएगी पर बच्चे को बचा लेगी। मतलब दोनों में से एक ही बचेगा, ये तय है। बीच का रास्ता एकदम नहीं है, उस पर दिमाग मत लगाना। ठीक, कोई तीसरा रास्ता नहीं है जो आप सोचना चाह रहे हो। क्लियर कट 2 ही रास्ते हैं, और तय करेगी मां। या तो मां खुद को बचाएगी और बच्चे को मरने देगी, या मां खुद को मरने देगी और बच्चे को बचा लेगी। इतना ही ऑप्शन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करेगी, मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर मां ने खुद को बचा लिया और बच्चे को मरने दिया तो उसके जीवन में जो संतोष और सुख का स्तर होगा वो अच्छा होगा या बहुत खराब होगा? वैसी जिंदगी जीने की तुलना में कोई भी मां सामान्यतः मरना पसंद करेगी या जीना पसंद करेगी? अगर ऑप्शन हो केवल वैसी जिंदगी जीने का जिसमें अपने बच्चे की मौत पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है, इतना ही ऑप्शन है। कि किसी महिला से आप पूछें, कभी अपनी मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी अगर आपके सामने स्थिति आती है ऐसी मुझे लेके, तो आप क्या करती? 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो महिला जिंदा रहेगी इस भाव से कि उसे अपने बच्चे को मारकर अपनी जिंदगी बचाई है, या वो मर जाना पसंद करेगी। तो आपकी राय में इनमें से ज्यादा संतुष्टिदायक ऑप्शन उस महिला के लिए क्या है? कितने लोग मानते हैं कि उसका खुद मर जाना ज्यादा संतुष्टिदायक ऑप्शन है? हाथ खड़ा करें। मतलब ये तय है कि मरने के बाद वो संतुष्ट कैसे हो सकती है, लेकिन हाँ, उस सिचुएशन में दोनों में से कौन सा ऑप्शन उससे ज्यादा संतुष्टिदायक लगेगा? और कितने लोग मानते हैं कि बच जाना ज्यादा संतुष्टिदायक होना चाहिए उस महिला के लिए? ऐसे लोगों की संख्या 1 है। तो आप सब सहमत हैं? अब जरा बताओ ईमानदारी से, बहुत गहरी ईमानदारी से बताओ, ऐसी स्थिति में किसी मां द्वारा यह विकल्प चुनना कि मैं मर जाती हूं, ये अंततः उसके अपने संतोष के लिए है या बच्चे के संतोष के लिए है? बोलो, अपने संतोष के लिए है। तो थॉमस हॉब्स जिंदाबाद या मुर्दाबाद? जिंदाबाद। अंततः घुमा फिरा के साबित यही होगा कि अपना संतोष, बेशक संतोष का स्तर कितना भी ऊंचा हो, वो केंद्र में है ही। भगत सिंह के लिए देश के लिए फांसी के फंदे पे झूल जाना और एंड टाइम पे डर के सरकार से माफी मांग के जिंदगी बचा लेना, इनमें से कौन से ऑप्शन में ज्यादा आत्मसम्मान था उनके लिए? मर जाना। इसलिए उन्होंने मरना कबूल किया, चुना। क्योंकि किसी किसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान बाकी सभी सुखों से बड़ा होता है, और जो आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा मरना चुनेगा, वो अपमान से भरी जिंदगी कभी नहीं चुनेगा। तो इसलिए जब आप किसी ऐसे त्याग करने वाले व्यक्ति, बलिदानी व्यक्ति के बारे में सोचें, तो ये समझें कि उस व्यक्ति के लिए उस समय बलिदान नहीं करने का ऑप्शन, उसमें जितना अपमान छिपा था उससे कहीं बेहतर था कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले, किंतु ऐसे अपमान के साथ ना जिए। ठीक है, पूछो। एक होती व्यावहारिक भाषा। व्यावहारिक भाषा में त्याग एक महत्वपूर्ण शब्द है। एक होती दर्शन की भाषा, जहां सारे पर्दे हट जाते हैं। जब सारे पर्दे हट जाते हैं तो त्याग केवल एक कपोल कल्पना प्रतीत होती है। हाँ, और हॉब्स की भाषा में कहूं तो जब हम त्याग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उस बिंदु पर त्याग करने में मिलने वाला सुख ज्यादा बड़ा है त्याग नहीं करने से मिलने वाले सुख की तुलना में। त्याग तो है कि आपको भी वो सुख चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि एक माँ है, एक बच्चा है, भोजन कम है, एक ही पीस कुछ है जो ब्रेकेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, या ये खाएगी या बच्चा खा लेगा। अब माँ को भूख भी लग रही है बहुत तेज, बच्चे को भी भूख लगी है बहुत तेज। अब माँ के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो खा ले, बच्चा भूखा रहे, पेट भरने का सुख और बच्चे को भूखा रखने का दुख। और दूसरी सिचुएशन में बच्चे को खिला दे, खुद ना खाए, तब क्या होगा? पेट खाली होने का दुख, किंतु बच्चे का पेट भर गया ये महसूस करने का सुख। जब वो इन दोनों सुखों और दुखों को तौलेगी तो बच्चे का पेट भरने का सुख
उसके अपने पेट भरने के सुख की तुलना में भारी पड़ेगा। इसलिए उस माँ के लिए त्याग करने का सुख कंज्यूम करने के सुख की तुलना में ज्यादा बड़ा है। तो त्याग का मतलब सिर्फ इतना यहाँ पर है कि एक सुख जो मुझे भी चाहिए था मैंने किसी और को दे दिया, क्योंकि उसको वो देने में जो परोपकार का सुख मिला वो सुख मेरे लिए इस सुख से ज्यादा बड़ा था। ये मतलब हुआ इसका। चलो अब ये बताइए कि एकदम अंतिम टॉपिक कौन सा हुआ था? कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस तो हो चुका था, क्या उसके बाद कुछ और भी हुआ था या वही बात समाप्त हुई थी? वही बात समाप्त हुई थी। चलिए अब टॉपिक नंबर 7 में जब इसके बाद के सब टॉपिक्स देखेंगे तो सेकंड सब टॉपिक उसमें लिखा हुआ है कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। तो आज के टॉपिक में थोड़ा सा आपको फिलोसफी की फील आनी शुरू होगी कि दर्शन कैसे इस टॉपिक में थोड़ा बहुत घुलता मिलता है। चलो तो प्रश्न है कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस यानी शासन की ईमानदारी, शासन की नैतिकता, शासन क्यों नैतिक हो, इस बात के पीछे दर्शन क्या सपोर्ट करता है, इस बात के पीछे कौन से दर्शन सपोर्ट करते हैं। तो शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार, ठीक। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से अब तक पूछा नहीं है, पर टॉपिक है तो पूछ ही सकते हैं। और इसमें पूछेंगे ये कि दार्शनिक आधार पर ऐसे कौन से तर्क हो सकते हैं जो इस बात के लिए मजबूर करें कि शासन को या शासक को ईमानदार होना चाहिए, प्रोबिटी से युक्त होना चाहिए। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप कुछ दर्शनों के बारे में जान लें हल्का हल्का, और उन्होंने किस आधार पर यह बात रखी इस बात को समझने। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि एक तरफ थोड़ा सा जो पश्चिम की दुनिया है उसके कुछ दार्शनिकों को जान लेते हैं, और थोड़ा सा फिर देख लेंगे कि भारत में कुछ विचारकों ने इस संबंध में जो बात कही है वो क्या बात कही है। आप जब उत्तर लिखेंगे आवश्यक नहीं है कि इसको अलग अलग करके लिखें, लेकिन हो सकता है कि ऐसा प्रश्न में ही आ जाए कि भारतीय परंपरा में किन विचारकों ने ऐसी बात कही, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, लेकिन वैसे अलग करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो भारत में राजनीतिक चिंतन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मुख्य रूप से 3 चिंतक आते हैं, एक का नाम मनु, एक का नाम शुक्राचार्य और एक का नाम कौटिल्य यानी कि चाणक्य। तो प्राचीन काल में भारतीय राजनीतिक चिंतन में मुख्य रूप से 3 चिंतक आते हैं, जिनमें से हम थोड़ा सा कौटिल्य को देखेंगे। और आधुनिक काल में आते तो हैं 8-10 लोग, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक ही व्यक्ति है, महात्मा गांधी, थोड़ा सा उनको देखेंगे। पश्चिम में चिंतन की परंपरा थोड़ी समृद्ध ज्यादा रही। मतलब ये बात कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये तो राष्ट्रद्रोही होने वाली बात होगी, पश्चिम की तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि पश्चिम में दर्शन लेट शुरू हुआ, भारतीय दर्शन पश्चिम से बहुत पहले शुरू हो गया था। हम ऋग्वेद को अगर दर्शन का आधार मान लें तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पश्चिम का पहला दार्शनिक भारत के पहले दार्शनिक के करीब 2000 साल बाद पैदा हुआ। इसलिए हम लोग दर्शन में प्राचीनता के मामले में उनसे बहुत मतलब परिपक्व हैं, बहुत पुराने हैं। उनका पहला दार्शनिक थेल्स नाम का आदमी था, जो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। और 6th सेंचुरी बीसी वो समय है जिस समय हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे थे। और बुद्ध और महावीर से पहले तो वेदांत उपनिषद दर्शन पूरा आ चुका था, उसके पहले वैदिक दर्शन आ चुका था, तो हमारी परंपरा समृद्ध थी उस समय। पर पश्चिम में यह हुआ कि जब दर्शन ठीक से शुरू हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग ईसा पश्चात 4थी शताब्दी तक दर्शन ठीक से चला वहां पर। आप इसको मोटा मोटा 1000 साल मान लीजिए। उसके बाद 1000 साल के लिए सूखा पड़ गया वहां पर। 4थी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो इलाका है, समय है, उसको अंधकार काल कहते हैं वो लोग, डार्क एज कहते हैं। और डार्क एज में किसी भी चीज का विकास नहीं हुआ, दर्शन का भी विकास नहीं हुआ, ना साइंस, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई और डेवलपमेंट, ना ही दर्शन। 14th सेंचुरी में जो आप कहते हैं कि रेनेसां या पुनर्जागरण की शुरुआत हुई कुस्तुनतुनिया की घटना से, जिसका लिंक जुड़ता है, उसके बाद यूरोप की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटी कि उन लोगों ने हर क्षेत्र में विचार करना शुरू कर दिया। उनके दर्शन में वैरायटी ज्यादा आने लगी, और ऐसी वैरायटी आई कि उसमें पॉलिटिकल फिलोसफी भी, उसमें रिलीजियस फिलोसफी भी, एथिक्स भी, और बाकी सब ब्रांचेस भी खूब गहराई में हो गए। हर ब्रांच पे स्वतंत्र पुस्तकें लिखी गई। जब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 में, पहले दिन कहूंगा कि भारतीय दर्शन में एक भी दार्शनिक ने एथिक्स पे स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी है, एक भी पुस्तक नहीं। 9 दर्शन है, एक भी दर्शन के एक भी दार्शनिक ने स्वतंत्र पुस्तक एथिक्स पे लिखी हुई ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत में एथिक्स को अलग हिस्सा नहीं माना गया, वो दर्शन के समग्र हिस्से का एक लिंक्ड पार्ट माना गया। पश्चिम में जब शुरू हुआ तो एथिक्स पे स्वतंत्र पुस्तकों की लाइन लग गई और लोगों ने एथिक्स पे रिसर्च की पूरी। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय रिसर्च करेगा किसी खास सेगमेंट पे, तो सुपर स्पेशलाइजेशन तो वहीं पैदा होगा। यही पॉलिटिक्स में हुआ। तो पॉलिटिकल फिलोसफी, जैसे ये पॉलिटिकल टॉपिक हुआ ना, शासन के बारे में है, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में भी जो डेप्थ आपको पश्चिम में दिखती है, संयोग से भारत में नहीं दिखती है। ये कहते हैं आपको मुझसे नफरत तो नहीं होगी कि ये राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हमें कैसे पढ़ा सकता है, ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है, तो उसको मन में रखिए, संभाल के रखिए और उसको एंजॉय कीजिए, पर बात जो सच है वो यही है। ठीक है। तो पश्चिम में जो राजनीतिक दर्शन है उसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट है, यानी कि संप्रदाय बहुत सारे हैं, वैचारिक संप्रदाय हैं, जिसमें से एक संप्रदाय को बोलते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिज्म। आपने कभी इसका नाम सुना है आदर्शवाद का? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मोटा मोटा मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो लोग मानते हैं कि अंतिम रूप से कोई भगवान है या कोई चैतन्य सत्ता है, उनको बोलते हैं कि आदर्शवादी व्यक्ति। उसी को कुछ लोग प्रत्ययवाद भी कह देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई खास अंतर नहीं होता। पॉलिटिकल फिलोसफी में आइडियलिज्म के लोग आमतौर पर एक खास विचारधारा लेकर चले हैं। और आइडियलिज्म में कौन कौन आता है, तो आप बहुत सूक्ष्मता से तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि प्लेटो का भी लिंक इससे बनता है, अरस्तु का लिंक थोड़ा कम, लेकिन हाँ बन जाता है।
और आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा हीगल का, सुना है हीगल का नाम? हीगल कौन से देश में था? जर्मनी में। तो हीगल भी इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और यदि आपने एक और आदमी का नाम सुना हो टी.एच. ग्रीन, तो ये व्यक्ति भी आदर्शवाद की परंपरा से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल फिलोसफी में आदर्शवाद से सामान्यतः इन 4 व्यक्तियों का नाम ज्यादा प्रचलित है। और भी लोग हैं, फिक्टे का नाम सुना हो, शेलिंग का नाम सुना हो, वो सब लोग इस परंपरा में आएंगे। लेकिन जब आप पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इन 4 का जिक्र कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि आदर्शवाद पे आपने ठीक ठाक बात कर दी है। एक व्यक्ति जिसपे थोड़ा बहुत असर दिखता है वो था रूसो, जीन जैक्स रूसो। उससे भी कुछ लोग कहते हैं कि हम आदर्शवाद से लिंक कर सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी में, लेकिन अभी आप इन 4 के नाम पे काम चला सकते हैं। एक दूसरा संप्रदाय है जिसको बोलते हैं उदारवाद। तो जल्दी से बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिबरलिज्म। जो लोग लिबरल हैं उनकी विचारधारा लिबरलिज्म है। और ये जो लिबर है ना, लिबर, ये बना है लिबर्टी से, और लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। तो जो लोग स्वतंत्रता को राजनीतिक दुनिया में सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं उनको बोलते हैं लिबरलिस्ट लोग हैं, या लिबरलिज्म का समर्थन करते हैं। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि लिबरलिज्म की शुरुआत जब हुई तो शुरुआत में वो नेगेटिव लिबरलिज्म था। मैं आपको हल्का सा चित्र से फिर से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि चिंतकों का नाम जब आए तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा चिंतक कहां आता है। तो एक विचारधारा हो गई लिबरलिज्म, और जो शुरुआती लिबरलिज्म था उसे आप प्रारंभिक उदारवाद कहेंगे तो ठीक ही बात है। प्रारंभिक उदारवाद होने का मतलब है कि उदारवाद का कोई ना कोई रूप बाद में दूसरा भी रहा ही होगा। प्रारंभिक उदारवाद का ही दूसरा नाम था नकारात्मक उदारवाद। लिबरलिज्म का जो शुरुआती संप्रदाय था उसके 2 नाम कौन कौन से हैं? प्रारंभिक उदारवाद और बोल दो नकारात्मक उदारवाद, नेगेटिव लिबरलिज्म। ठीक है, ये बात मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि 17th और 18th सेंचुरी की बात है। याद रहेगा? चलो, फिर 19th सेंचुरी में इसके विरोध में उदारवाद की दुनिया के भीतर ही एक दूसरा उदारवाद पैदा हुआ जिसको बोलते हैं आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। वैसे ये सब मैं टॉपिक नंबर 5 में आपको विस्तार पढ़ाता, पर अब संयोग से आज है तो आज ही कर लेते हैं, उस समय नहीं करेंगे। और इसी का दूसरा नाम हो गया सकारात्मक उदारवाद। जो जब इसको सकारात्मक उदारवाद कहा गया तभी अंतर करने के लिए पहले वाले को नकारात्मक उदारवाद कह दिया गया। इसका मोटे तौर पर समय है 19th और 20th सेंचुरी का समय। ठीक, मोटा मोटा अंतर ध्यान रखना है कि जो पहले वाला स्कूल ऑफ थॉट है वो पूरी स्वाधीनता की मांग करता है। समाज से, राज्य से, हर किसी से व्यक्ति को पूरी स्वाधीनता मिलनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अंधी वकालत करने वाला संप्रदाय था उदारवाद। और व्यक्तिगत स्वाधीनता ही अर्थशास्त्र जब उतरती है तो पूंजीवाद बन जाती है। तो नकारात्मक उदारवाद क्या था? यदि आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इनका केंद्रीय विचार है, और अर्थशास्त्र में इनका विचार क्या होता है? पूंजीवाद होता है। बस आप 2 ही ध्यान रखिए, बात की ज्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत क्या है। तो व्यक्ति की स्वाधीनता जितनी हो सकती है, और पूंजीवाद आर्थिक क्षेत्र में इनका विचार है। अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं कि आपने सुना यानी लेसिस फेयर, सुना कभी आपने? तो लेसिस फेयर इन्हीं का इकोनॉमिक प्रिंसिपल था। तो आप कह सकते हैं अहस्तक्षेप। इकोनॉमिक्स की दुनिया में राज्य का अहस्तक्षेप, इसको बोलते हैं लेसिस फेयर स्टेट। तो जो लेसिस फेयर की अप्रोच है वो जहां से आ रही है वो कौन सा है? नकारात्मक या आरंभिक उदारवाद है। यहां पे बस स्पष्ट हो गया आप लोगों को। लेसिस फेयर से, लेसिस फेयर आप सब समझ रहे हैं ना भाई? कई लोगों के चेहरे पे क्यों प्रश्न चिन्ह बना हुआ है? लेसिस फेयर ये एक राज्य की संकल्पना है जो राज्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो कहता है कि इकोनॉमिक्स अलग है, स्टेट अलग है, स्टेट इकोनॉमिक्स में इंटरवीन नहीं करेगा। इस विचारधारा का नाम है लेसिस फेयर स्टेट। तो इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स के अपने नियम हैं, स्टेट बीच में इंटरवीन ना करे। ठीक है, इससे हुआ यह कि इकोनॉमिक्स जब स्वतंत्र हो गई तो उससे मजदूरों की, गरीब व्यक्तियों की हालत खराब होने लगी। क्योंकि लेसिस फेयर का मतलब है कि उद्यमी जो करना चाहे करें। एक फैक्ट्री में नौकरी है 4 लोगों की, राज्य बीच में आएगा नहीं। फैक्ट्री ने वैकेंसी निकाली, गरीबी बेरोजगारी ज्यादा है, तो 4 वैकेंसी के बदले 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब फैक्ट्री का मालिक और मजदूर, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुबंध होना जरूरी है ना? ऐसे रैंडमली नहीं, नियम से होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो लिखित, उसमें अगर दोनों सहमत हैं तो स्वाधीन है। आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले पूरी तरह स्वतंत्र है कि साइन करें या ना करें। कर दिया तो फिर आप बाध्य हैं कि उसमें लिखी बातों को माने। यही तो स्वाधीनता होती है। पर व्यावहारिक तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? 4 नौकरी हैं, 400 एप्लीकेंट्स हैं, राज्य बीच में आएगा नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट वहां पर है नहीं, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोई सुविधा मिले ऐसी गारंटी है नहीं, विशाखा गाइडलाइंस है नहीं, राज्य है ही नहीं बीच में। और वो मालिक कह रहे कि भाई नौकरी तो देंगे हम 4 लोगों को। कितना लोगे? उसने कहा 1 दिन का 100 रुपए। उसने कहा अरे 1 दिन के 50 रुपए वाले 400 लोग, 200 लोग खड़े हुए हैं, 4 वैकेंसी है। डिमांड सप्लाई के नियम में इसमें फायदे में कौन रहेगा? मालिक रहेगा। और अंततः वो ऐसे 4 लोग छांट लेगा जो सबसे कम रेट पर काम करने को तैयार होंगे। और हो सकता है कि वो रेट कितना हो? वो रेट एग्जैक्टली उतना होगा जितने पैसे से कम मिलने पर कोई व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता है। जितना पैसा मिलने पर आदमी जिंदा रह सकता है उतने पैसे पर 4 लोग काम करने वाले मिल ही जाएंगे। इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस इकोनॉमी या सब्सिस्टेंस वेजेस कह सकते हैं। जीवन निर्वाह के स्तर की वेतन का वेतन, कि सिर्फ जिंदा रहना, इतना पैसा मिल जाए, वरना भूख से मर जाऊंगा, नौकरी मिलेगी तो जिंदा तो रहूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या लिखा होगा कि यदि फैक्ट्री में काम करते हुए तुम्हारा हाथ मशीन के अंदर आ गया तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी, हमारी नहीं। बोलो मंजूर है कि नहीं है? हाँ मंजूर है जी, नौकरी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो आप जिम्मेदार। यदि बीच में सोए हुए मिल गया किसी दिन तो 2 दिन का वेतन कट जाएगा। यदि 1 दिन लेट हुए 2 दिन का वेतन कट जाएगा। ऐसी शर्तों के साथ
लेकिन तब भी क्या होगा, 4 लोग मिल ही जाएंगे जिनको इतनी दिक्कत है कि नौकरी चाहिए, क्या करे बेचारे। इसका मतलब एक वाक्य में कहूं, लेसिस फेयर सिस्टम ने पूंजीपतियों को तो बहुत फायदा पहुंचाया, किंतु मजदूरों को, समाज के गरीब लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया कि धीरे धीरे यूरोप में पूंजीपतियों के विरुद्ध माहौल बनने लगा कि इस सिस्टम में हम चल नहीं पाएंगे, क्रांतियां होने लगी। और जब 1840s में कुछ क्रांतियां हुई तो 1850s के आसपास एक नया विचार पैदा हुआ, उदारवाद के भीतर ही पैदा हुआ, जिसने उदारवाद को बचाने का प्रयास किया। इसका नाम है आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वाधीनता ठीक है, किंतु वंचित वर्गों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो वंचित वर्गों का समावेशन, इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ये भी पूंजीवाद के समर्थक हैं, पर ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद के साथ साथ हमें मजदूरों के हितों पर ध्यान देना होगा, वंचित वर्गों के हितों पर ध्यान देना होगा। ये पूंजीवाद के विरोधी नहीं है, ये पूंजीवाद के ही समर्थक है, किंतु पूंजीवाद के साथ साथ इन चीजों को मानते हैं और अहस्तक्षेप की जगह कहते हैं न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफेरेंस, कि राज्य को हस्तक्षेप तो करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, उतना ही करो जितना करने से काम चल जाए। जो आरंभिक उदारवादी थे वो राज्य को महत्व नहीं के बराबर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो केवल और केवल पुलिस राज्य है, और पुलिस राज्य के लिए एक शब्द चलता है रात्रि रक्षक राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट, रात्रि रक्षक राज्य, या आप कह सकते हैं इसको पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट। और इसके विपरीत जो सकारात्मक उदारवादियों की धारणा है उसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, कल्याणकारी राज्य। तो नाइट वॉचमैन स्टेट क्यों कहते हैं? वो कहते थे कि देखो, राज्य का केवल इतना काम है कि वो कानून बना दे और कानूनों का पालन सुनिश्चित कर दे, इसके अलावा राज्य का कोई काम नहीं है। पूंजीवाद चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, और उदारवाद के लोग मानते थे कि समाज में सभी व्यक्तियों का जो संबंध है आपस में वो एक दौड़ के समान है, रेस के समान है। तो एक शब्द याद रखिए, इससे बात ध्यान रहेगी, सभी व्यक्तियों का समान एक दौड़ के समान है, एक रेस है। हम सब समाज में हैं, हम सबकी रेस लग रही है, हर व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने को बेकरार है, कंपटीशन केंद्र में है। और कंपटीशन तो पूंजीवाद का सार तत्व है, कंपटीशन से ही पूंजीवाद आगे बढ़ता है, खूब कंपटीशन है। हर व्यक्ति समाज में रेस में दौड़ रहा है, और रेस में इतना ध्यान रखना है राज्य को, राज्य कौन है, रेफरी है, उसके मुंह में सीटी है राज्य के, और राज्य को इतना ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति दौड़ के नियम का उल्लंघन ना करे। जो दौड़ के नियम है, एक तो नियम बनाने हैं, दूसरा कोई नियम का उल्लंघन ना कर सके, इस बात को सुनिश्चित करना है। ये 2 काम राज्य ने कर दिए। तो उसके बाद अगर दौड़ में सब लोग नियम से दौड़ रहे थे और उसके बाद उनमें से कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, कोई बहुत पीछे रह गया, इस पर राज्य को माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि अगर दौड़ के नियम ठीक थे तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के हिसाब से आगे पीछे रहेगा, और ये व्यक्ति की नियति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए यदि कानून का उल्लंघन किए बिना कोई व्यक्ति अरबपति हो गया और कोई गरीब रह गया, तो ये स्वाभाविक बात है, ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद का मूल सिद्धांत यही तो है। और क्या सिद्धांत है, यहां तक स्पष्ट है। सकारात्मक उदारवाद ने कहा कि नहीं। अच्छा, रात्रि रक्षक क्या होता है? जैसे अगर आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जिस भी गली में रहते हैं, उस गली में रात को कुछ ना कुछ वॉचमैन रहते होंगे, चौकीदार रहते हैं ना। और चौकीदार का काम क्या है? केवल जागना, उसका एक ही काम है, हाथ में लाठी रहती है, जागा रहे, चौकन्ना रहे कि उस समय कोई चोर ना आ जाए, इतना ही तो काम है। लेकिन वो उसको सबको एहसास भी दिलाने कि मैं जाग रहा हूँ, तो क्या करता है, लाठी बजाता हुआ चलता रहता है रात भर, जहां चलता है जोर से लाठी पटकता है, और है कभी कभी सीटी बजाते हैं, दोनों काम करते हैं। जबकि सीटी बजाने से क्या होता है कि जो नींद में जाने वाला आदमी है उसकी नींद खुल जाती है बार बार, और वो कहते हैं कि सीटी क्या बजा रहा है भाई, तो चुपचाप चेक करना चोर तो नहीं आ गया। कह रहे सर सीटी इसलिए बजा रहा हूँ कि चोर अगर आ रहा हो तो डर के भाग जाए कि यह नाइट वॉचमैन है। जबकि सच बात यह है कि चोर वेट करता है कि सीटी की आवाज कहां से आ रही है, वहां से आ रही है तो चोर यहां से निकल जाता है, और यहां से तो चोर वहां से निकल जाता है। तो बेवकूफी, अगर चोर सीटी की आवाज के हिसाब से आएगा तो फिर उसकी क्या निष्णात हुआ, वो उसका क्या परफेक्शन हुआ अपने काम में, फिर तो बहुत कमजोर किस्म का व्यक्ति हुआ अपने काम में। खैर, वरना वो लाठी पटकता हुआ चलता था कि दूर दूर तक चोरों को पता लग जाए कि यहाँ कानून चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। नाइट वॉचमैन का इतना ही काम है, बस कानून व्यवस्था बनी रहे, न्याय व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और कोई काम नहीं। अब चौकीदार कहे एक बार आपके घर में आके कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल से कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आप कहेंगे क्या मतलब हुआ? कि जब आप सोएंगे मैं सोच रहा हूँ कि बाहर में कुछ गजल गाया करूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं नृत्य किया करूँ ताकि लोग एंजॉय करें वहां पर। आप कहेंगे भाई तो चुपचाप लाठी बजा ले, वही काम है तेरा, उससे ज्यादा मत सोच। और फिर अगर वो ये भी कह दे, देखिए इस गली में कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं, कुछ कम अमीर हैं, मेरा मन करता है कि बराबरी लेके आऊं उनके बीच में, आप हो सकता है उसको बराबर कर दे वहीं उसी समय कि ये तेरा काम है बराबरी। अरे भाई सबका अपना अपना, तू कैसे बीच में आ रहा है? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम केवल लाठी बजाते रहो, सिर्फ ये देखो चोर ना आए, डकैत ना आए, कानून व्यवस्था बनी रहे, बाकी कौन कितना अमीर कौन कितना गरीब तुमसे क्या मतलब है। राज्य की यही भूमिका है उदारवाद में, चुपचाप कानून बनाओ, चुपचाप व्यवस्था चलाओ, उसके बियॉन्ड दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी इकोनॉमिक्स के लोग अपने आप मैनेज कर लेंगे, मार्केट मैनेज करेगी, बाजार मैनेज करेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है। सकारात्मक उदारवाद में इन चीजों को बैलेंस करके कहा कि वंचित वर्गों का समावेशन होना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप चलेगा, इसलिए वेलफेयर स्टेट ठीक है, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज हो, ये सब चीजें इन्होंने माननी शुरू कर दी, लेकिन अंततः पूंजीवाद जिंदा रहे, ये इनकी इच्छा थी। फिर मैंने एक बार आपसे कहा था कि जब 20वीं शताब्दी का समय आया, विशेष रूप से 1950 के बाद, तो 1950 के बाद जब 3 चीजें आ गई जिनको बोलते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना,
तो क्या मतलब इसका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये तीनों चीजें आ गई तो उसके बाद नकारात्मक उदारवाद का एक नया स्कूल ऑफ थॉट पैदा हुआ जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेच्छा तंत्रवाद। ध्यान रखना, ये सब उदारवादी उदारवाद है। उदारवाद के अंदर ही तीसरा संप्रदाय पैदा हुआ है और ये अपनी अप्रोच में ठीक वैसा है जैसे पहले नकारात्मक उदारवाद था। स्वेच्छा तंत्रवाद को लिबर्टेरियनिज्म भी कह देते हैं, LIBERT, लिबर्टेरियनिज्म, ARIANISM, लिबर्टेरियनिज्म। ठीक, स्वेच्छा तंत्रवाद। स्वेच्छा तंत्रवाद का जो घर का नाम था, ये तो स्कूल का नाम है इसका, इसका जो घर का नाम है वो है नव उदारवाद। ये सुनते ही आपको लगेगा कि डेजावू हो रहा है, ऐसा पहले भी कुछ हुआ तो है कभी ना कभी, सुना सुना सा लग रहा है कुछ। नव उदारवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियो लिबरलिज्म। ठीक, ये 1950 के बाद का, विशेष रूप से 1980 के बाद का जो संप्रदाय है वो ये बड़ा संप्रदाय है। विचार ऑलमोस्ट सेम है, जो इनके थे पहले वाले के वही तीसरे वाले के हैं, और जो दूसरे वाले के थे वो चौथे वाले के भी हैं। और इसी समय जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने मजदूरों की हालत खराब कर दी, तो गरीबों, मजदूरों, वंचितों के पक्ष में जो उदारवादी खड़े हुए, ध्यान रखना है, उदारवादी होने का मतलब ही है पूंजीवाद का समर्थक होना। तो ये भी पूंजीवाद के समर्थक हैं, अब जो आएंगे वही पूंजीवाद के समर्थक हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पूंजीवाद अंदर से एक नैतिक व्यवस्था बने। पूंजीवाद के नाम पर घोर अनैतिकता नहीं चलनी चाहिए, पूंजीवाद के भीतर नैतिक व्यवस्था नहीं चाहिए। जैसे बिल गेट्स पूंजीपति है किंतु क्रिएटिव कैपिटलिज्म की बात जब करता है तो इसका मतलब वो चाहता है कि पूंजीवाद की व्यवस्था के भीतर एक नैतिक ढांचा डेवलप हो सके। और जिन लोगों ने ये विचार दिया तो इस विचारधारा का नाम पड़ गया समतावाद। ये आपको सुना हुआ लग रहा होगा कि हाँ ये तो हुआ है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इगैलिटेरियनिज्म। और कुछ लोग इसको बोलते हैं इक्वालिटेरियनिज्म। जी की जगह क्यू कर दीजिए, क्यू यू कर दीजिए, जी ए की जगह नहीं बल्कि सिर्फ जी की जगह, तो बात वही हो जाएगी, इक्वालिटेरियनिज्म। तो समतावाद के लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इगैलिटेरियनिज्म और इक्वालिटेरियनिज्म। यहां तक कहानी स्पष्ट हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रारंभिक उदारवाद ही आगे चलकर स्वेच्छा तंत्रवाद के रूप में विकसित हुआ, जो हमने हल्का सा जिक्र किया भी था, और सकारात्मक उदारवाद ही आगे चलकर समतावाद के रूप में विकसित हुआ, तो बात समझ पा रहे होंगे। अब अगर आपको इन सबके चिंतकों के नाम बता दिए जाए तो आप ये भी ध्यान कर लेंगे कौन सा चिंतक किस वर्ग का है। तो ये हालत हो जाएगी कि आप इनमें से किसी भी चिंतक के नाम का इस्तेमाल अपनी इच्छा से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका चिंतन किस प्रकार का है, आप उसका उल्लेख करते हुए डरेंगे नहीं। प्रारंभिक उदारवाद में मुख्य रूप से 4 विचारक आते हैं। इन 4 विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण एक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से जान पहचान है आपकी? एडम स्मिथ है जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का व्यक्ति था, और द वेल्थ ऑफ नेशंस उसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। एक व्यक्ति का नाम है जेरेमी बेंथम। इसको आप पढ़ने वाले आगे चलकर। बेंथम कौन सी विचारधारा से है? उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म से है, लेकिन वैसे नेगेटिव लिबरलिज्म का व्यक्ति माना जाता है। एक व्यक्ति इसमें आता है जिसको बोलते हैं जॉन लॉक, और जॉन लॉक को बोलते हैं कि वो उदारवाद का पापा है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो हिंदी में उदारवाद के पिता कहना ठीक रहेगा, पापा से लगता है कि थोड़ा क्यूट हो गया मामला, तो उदारवाद के जनक हैं, उदारवाद के पिता हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, जॉन लॉक के 2 बच्चे हुए थे, एक का नाम है उदारवाद, एक का नाम है अनुभववाद। तो फिलोसफी की दुनिया में भाई सब सुब्रत बाबू, फिलोसफी में जो आप अनुभववाद पढ़ते हैं, एम्पायरिसिज्म, उसके पापा कौन है? जॉन लॉक है। इसी प्रकार पॉलिटिकल फिलोसफी में जब आप पढ़ते हैं उदारवाद, तो उसके पापा भी कौन है? जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के 2 बच्चे हुए थे दर्शन की दुनिया में, बाकी जो थे हड़मास वाले वो अलग हैं, लेकिन ये विचार वाले बच्चे जो थे उनके 2 थे। और एक व्यक्ति तो बहुत ही आक्रामक था, बहुत ही आक्रामक, जिसको बोलते हैं कि वो सोशल डार्विनिज्म का समर्थक था, जो कहता था कि यदि जिंदा नहीं रह सकते हो तो मर जाओ, क्यों जिंदा रहते हो। उसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। हालांकि स्पेंसर ने उतना खराब बोला नहीं है जितना उसके बारे में ख्याति हो गई है, इतना खराब उससे बोला कभी नहीं है। पता नहीं क्यों किताबों में लिखा रहता है कि उसने ऐसा ऐसा बोला, वो बड़ी समझदारी की बात करता था। इसके बाद जब आधुनिक उदारवाद पैदा हुआ तो इसमें कई विचारक थे, लेकिन आपको 2 का नाम बताया था, उन 2 के नाम याद रखिए ताकि आप इनका प्रयोग धूमधाम से जब चाहे कर सके। पहले का नाम है JS मिल और दूसरे का नाम है HJ लास्की। ठीक है, केवल मिल, केवल लास्की से भी काम चलेगा। JS मिल के पापा जो थे ना, असली पापा की बात कर रहा हूं, उनका नाम था GS मिल। बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन बेटा उनसे भी आगे निकल गया, तो बेटा ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दोनों बाप बेटा मिल बहुत अच्छे विचारक माने गए। JS मिल ज्यादा प्रकांड विचारक हुआ तो उसका नाम ज्यादा होगा, इसलिए आजकल जब बोलते हैं मिल तो इस समय JS मिल होता है। बाप का नाम लिखना पड़ता है पूरा GS मिल, केवल मिल करने से लगता है कि ये फ्लोर मिल नहीं है, JS मिल है, ऐसा लगता है। इसके बाद आ गई 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में जो लिबर्टेरियनिज्म शुरू हुआ, स्वेच्छा तंत्रवाद हुआ, उसमें 4 विचारक बताए थे आपको पता ही है, कहने की बात नहीं है। तो स्वेच्छा तंत्रवाद के विचारकों में से एक का नाम तो है मिल्टन फ्राइडमैन, और किसी का नाम याद रहे या ना रहे, इसका नाम याद रखना, स्पेलिंग में बोल रहा हूं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, MILTON, मिल्टन। ठीक, फ्राइडमैन या फ्रीडमैन बोलते हैं, FREIDMAN, मिल्टन फ्रीडमैन। ये मुखिया माना जाता है इन लोगों का, बहुत प्रसिद्ध विचारक है। अगर आपको विचारकों के नाम अच्छे लगते हैं, निबंध वगैरह में कोट करना चाहें, तो जो दूसरा व्यक्ति इसके साथ है वो रॉबर्ट नोजिक है, ROBERT, रॉबर्ट नोजिक, NOZIC, रॉबर्ट नोजिक, ये दूसरा व्यक्ति है। एक तीसरा व्यक्ति है FA हेयक, F यानी F, A यानी A, HAYEK,
FA हेयक। ठीक, एक और भी है लास्ट, उसका नाम है आइजिया बर्लिन। तो आप केवल आई बर्लिन कर लीजिए, बर्लिन, बर्लिन शहर पे इसका नाम है। जैसे होता है ना साहिर लुधियानवी, वसीम देहलवी, सुना आपने ऐसा, राहत इंदौरी, ऐसे ही अकबर इलाहाबादी। क्या बात है, चलिए, है ना। तो इसी प्रकार से आइजिया बर्लिन। ठीक, तो चार विचारक हो गए जो स्वेच्छा तंत्रवादी या नवोदारवादी हैं। आप इनमें से किसी के भी नाम का उल्लेख जब भी आपको नवोदारवाद का समर्थन करना हो धूमधाम से कीजिए, निबंध में लिखिए, जहां मन करे लिखिए। और इनके विरोध में JS मिल और लास्की के विचारों को लेकर फिर उठ खड़े हुए दो लोग, जिनमें से एक का नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स इन सारे विचारकों में सबसे महान, जिसको देखते ही आप देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगते हैं, उसका नाम है जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स में आत्मा किसकी घुस गई थी? भाई आत्मा किसकी घुसी मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे सीवी मैकफर्सन, महात्मा गांधी की घुसी आत्मा। हाँ, सीवी मैकफर्सन तो इनका दोस्त था जो साथ में काम करता था। सीवी मैकफर्सन, मैकफर्सन की स्पेलिंग में अज्ञात कारणों से एम के बाद सीधे सी आता है, MCPHERSON। क्यों आता है आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन अंग्रेजी में मैक जब भी लिखेंगे एम के बाद सीधे सी आएगा, ए नहीं आता है। कुछ चीजें आती हैं साइलेंट हो जाती है, कुछ आती ही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आता मैकफर्सन। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो सारी बात। जब हम कहते हैं कि उदारवाद की अप्रोच क्या है, तो उदारवाद का बेसिक मतलब हम मान के चलते हैं कि हम दो संप्रदायों को ध्यान लेकर चल रहे हैं, एक है नेगेटिव लिबरलिज्म, एक है नियो लिबरलिज्म, यानी कि इक्का और तिक्का। बात समझ में आ रही है? बताओ इनमें से एक कौन है? एक ये है, इसको क्या नंबर देंगे? वाह, नंबर 2 पे कौन आया था? ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हुआ, ये नंबर 4 हुआ। जब आप परीक्षा में लिखें कि उदारवादी ऐसा मानते हैं, इसका मोटा मोटा मतलब होता है कि 1 और 3 ऐसा मानते हैं। बात स्पष्ट एकदम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, क्या मैं इसको मिटा दूं? आपने बना लिया अपने कागज पे? ठीक है, चलो। चलिए, अब बोर्ड हो गया साफ, अब आपको साफ दिख रहा होगा एकदम। ऐसी एक क्लैरिटी जीवन में आती है एक समय के बाद, जिसके लिए कहा गया है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये था उदारवाद। उदारवाद के बाद एक विचार जो आप जानते ही हैं, समतावाद का नंबर क्या है? 4 है। अच्छा, जो समतावादी लोग हैं और जो लोग हैं लोकतांत्रिक समाजवादी, सोशलिस्ट लोग हैं, मोटे तौर पर उनके विचार समान हैं। उनके विचारों में अंतर नहीं के बराबर आपको दिखेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि जो समतावादी हैं वो उदारवाद के घर में रहते हैं और समाजवादी उस घर से बाहर दूसरे घर में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इसको यूं समझे कि मान लीजिए ये 2 घर हैं, ठीक है, इन दोनों घरों में यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, और यहां कुछ ऐसे चुंबक लगे कि इसके आसपास विचार एक खास किस्म के पैदा होते हैं। तो इस घर में रहने के बावजूद इस व्यक्ति के विचार और इस व्यक्ति के विचार हो सकता है कि बहुत मेल खा रहे हों, और इस व्यक्ति के विचार और इस व्यक्ति के विचार में मेल एकदम ना हो पाए, या बल्कि कहिए कि इसमें और इसमें जितना मेल है उसकी तुलना में इन दोनों में ज्यादा मेल है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? इसे यूं समझें कि तमिलनाडु के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति भारत का व्यक्ति है, और पंजाब, भारतीय पंजाब में रहने वाला व्यक्ति भारत का व्यक्ति है। तो भारतीय पंजाब का व्यक्ति पाकिस्तान के पंजाब के व्यक्ति, लाहौर के व्यक्ति से मिला, अमृतसर का व्यक्ति लाहौर के व्यक्ति से मिला, उनकी भाषा में जो समानता होगी और अमृतसर और चेन्नई के व्यक्ति की भाषा में जो समानता होगी, कहां समानता ज्यादा होगी? अमृतसर और लाहौर में समानता होगी, जबकि दोनों के घर तो अलग अलग है। ठीक वैसे समतावाद उदारवाद के अंदर का मामला है, समाजवाद उदारवाद के विपरीत मामला है, किंतु समतावादी उदारवाद के अंदर सबसे लिबरल लेवल पे आ गए हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। और समाजवादी लोग वो हैं जो समाजवाद के खांचे में सबसे ज्यादा विनम्र हो गए हैं। यूं समझ लें कि इस तरफ है मार्क्सिज्म जो हिंसा की बात करता है, और इस तरफ है नेगेटिव लिबरलिज्म। इतना झगड़ा इनके बीच में, एकदम व्यक्ति के पक्ष में, एकदम समाज के पक्ष में। यहां से विनम्र होते 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 यहां आ गए हैं समतावादी, और ये मार्क्सवादी विनम्र होते होते यहां आके पहुंच गए हैं समाजवादी या लोकतांत्रिक समाजवादी, जैसे जवाहरलाल नेहरू। इसलिए नेहरू और रॉल्स, इस तथ्य के बावजूद कि नेहरू समाजवादी हैं और रॉल्स उदारवाद की परंपरा में समतावादी विचारक है, दोनों के घर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों घरों में नजदीकी बहुत ज्यादा है। और कार्ल मार्क्स और नेहरू दोनों एक ही संयुक्त परिवार में हैं, किंतु जैसे चाचा भतीजा के बहुत दूरी हो जाती है, वैसी दूरी उनके बीच में हो गई है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या मैं केवल अपनी रिवीजन कर रहा हूं? बताइए, समझा पा रहा हूं आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि हम समाजवाद और समतावाद को एक साथ लेकर चल सकते हैं? कोई खास समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधाराओं के लोग होकर भी इन मुद्दों पर लगभग एक जैसे विचार रखते हैं। तो समतावाद का मोटा मोटा मतलब क्या ध्यान रखना है? JR और CBM, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, है ना? क्या नाम है? CB मैकफर्सन, ठीक है। और समाजवाद, समाजवाद के पक्ष में और कोई नाम याद रहे ना रहे, JLN याद रखिए। बताओ कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्या बात है, जबरदस्त। आप लोग कैसे पहचान जाते हैं, देखिए, इतना मुश्किल मुश्किल सवाल तुरंत कर देते हैं। चलिए, 3 विचारधाराएं स्पष्ट हो गई आप लोगों को। तो जब इन विचारधाराओं की बात करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये राज्य के बारे में या राज्य को नैतिक होना चाहिए इस बारे में क्यों एक खास किस्म की बात करते हैं। इसके बाद एक विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। तो जल्दी से बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
यूटिलिटिज्म नहीं है, यूटिलिटेरियनिज्म, बड़ा लंबा नाम रखते हैं लोग। यूटिलिटेरियनिज्म, सब लोग बोल के बताओ। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, उपयोगितावाद। और यदि कोई आपसे पूछे उपयोगितावाद के 2 चिंतकों के नाम बताइए, सिर्फ 2 के नाम बताइए, तो एक का नाम है जेरेमी बेंथम और एक का नाम है जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल 2 जगह घुसा हुआ है, सकारात्मक उदारवाद में तो था ही, साथ में यहां भी आ गया, और बेंथम नकारात्मक उदारवाद में था ही, यहां भी आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया उपयोगितावाद। इसके बाद एक आध विचारक और हम सोच लेते हैं, उसका नाम है कांट। अंतिम विचारक है जिसका नाम है कांट। कांट को हम लोग पढ़ेंगे। कांट बहुत ही खतरनाक विचारक है, और मुझे सारी दुनिया में एक विचारक को चुनना हो शानदार, तो मैं चुनूंगा, इतना शानदार विचारक है कांट। कांट की सबसे खूबसूरती, उसका नाम कैसे पड़ा कि कांट ने जब सारी बात अपनी समझाई, सबको सब बोले वी कांट, मतलब हम नहीं समझ सकते क्या कहना चाह रहे हैं, तब से इसका नाम बढ़िया कांट। तो सबसे सुंदर विचारक, सुंदर देखने में नहीं, विचारों में, वैचारिक सूक्ष्मता में सबसे सुंदर गहरा विचारक। तो जब भी आपसे पूछे कि दर्शन कैसे ये कहता है कि शासन को ईमानदार होना चाहिए, आप इन 5 विचारधाराओं को दिमाग में रखिए, उनकी तरफ से 2-2 4-4 वाक्य अगर आप बता देंगे, तो फिर परीक्षक उसके बाद आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो सदमे में आ जाएगा और वो सोचेगा बस अब हो गया, अब कमांडर और चिमटा उठाने का समय आ गया है। चलो, अब ये लोग क्या कहते हैं उस बात पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले आदर्शवाद पर आइए। आदर्शवाद के विचारकों में एक व्यक्ति का नाम हुआ प्लेटो। प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तकें, मतलब बहुत सारी पुस्तकें प्लेटो के नाम से हैं, और प्लेटो ने लगभग हर पुस्तक को एक फॉर्मेट में लिखा, उस फॉर्मेट का नाम है डायलॉग, संवाद। उनकी तर्क शैली ये थी कि बातचीत करो, बातचीत, और जैसे बातचीत होती है, प्रश्न का उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, उससे जो क्लैरिटी बनती है, उससे जो दुविधाएं दूर होती हैं, उसकी बात ये होती है। तो सुकरात का तर्क करने का तरीका था संवाद करना। प्लेटो की ईमानदारी ये है कि प्लेटो ने एक भी पुस्तक अपने नाम से नहीं लिखी। प्लेटो ने अपनी हर पुस्तक में अपने पक्ष को सुकरात के नाम से लिखा। किसने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, फिर इसने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, जीतता अंत में सुकरात ही है डायलॉग के अंत में। इसलिए समझ नहीं आता कि प्लेटो की पुस्तकों में प्लेटो कितना है और सुकरात कितना है। इस पर खूब डिबेट्स हैं कि इसमें प्लेटो का हिस्सा कितना, सुकरात का कितना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें मेजर हिस्सा प्लेटो का है, सुकरात का हिस्सा कम है। तो प्लेटो की पुस्तकों में जो पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई उसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो चाहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो, और उस समय क्या था कि ग्रीस के बहुत सारे राज्यों में ना उठापटक चलती रहती थी हर समय। वो उठापटक ना हो, देखिए सारे डेवलपमेंट की शर्त है कि कानून व्यवस्था ठीक से बनी हो। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट किसी भी तरह का हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कई दार्शनिकों को चिंता रहती है कि कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, राज्य इतना मजबूत कम से कम जरूर हो कि वो चीजों को मैनेज कर ले, और दार्शनिकों को दार्शनिक होने की छूट मिल सके, फ्री होकर सोच सके, इतनी तो उनको सुविधा चाहिए ना कम से कम। इसलिए प्लेटो ने, ये सब लोग बेसिकली फिलोसफर्स हैं, इनको राज्य में बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन राज्य भी, सरकार भी उनके चिंतन का एक पक्ष होता है। और प्लेटो का मानना था कि एक अच्छा शासन तब होता है जब कोई शासक फिलोसफर किंग होता है, दार्शनिक राजा की धारणा। राजा तो दार्शनिक होना चाहिए, राजा तो दार्शनिक को होना चाहिए। क्यों दार्शनिक होना चाहिए? तो उसने कहा कि शासन ठीक से चले। दार्शनिक में क्या खास बात है, दार्शनिक व्यक्ति सांसारिक सुख भोग से बहुत ऊपर उठ चुका होता है, उसको सांसारिक आकर्षण परेशान नहीं करते, मतलब पैसे की इच्छा, बाकी इच्छाएं, उसको उन सबका छोटापन, उन सबकी क्षुद्रता समझ में आ चुकी होती है। क्योंकि दार्शनिक स्वार्थी नहीं, ऐसा नहीं कि स्वार्थी नहीं होता, उससे स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा होता है, उससे वो छोटी चीजें आकर्षित नहीं करती जिनके आकर्षण में समाज का लगभग अधिकांश हिस्सा उलझा रहता है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर वाक्य बोला है, आप इस पर गौर करें, किसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं। संत वह नहीं है जो संसार से हार मान लेता है, संत वह है जो अगर संसार में आ जाएगा तो सबको हरा देगा, और उसको पहले से पता है कि इस रेस में दौड़ना ही बेवकूफी है। सच्चे संत की बात हो रही है, झांसाराम जी की बात नहीं हो रही है। सच्चा संत, सच्चा संत वो होता है, वो संसार से भागता नहीं, उसको संसार से दिक्कत नहीं कि मैं संसार में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ये सब मामला नहीं है। अगर वो पूरे मनोयोग से उतर गया तो किसी का भी बैंड बजा देगा, और उसे पहले से पता है कि इसमें पंख में, कीचड़ में उतरने का फायदा ही क्या है। एक कथन एक मोटिवेशनल थिंकर ने बड़ा अच्छा यूज किया है, द बेस्ट थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल इरेक्ट। कई लोग यूज करते हैं इसको। चूहों की दौड़ में सबसे रोचक बात यह है कि यदि आप इसमें जीत जाते हैं तो भी आप चूहे ही रह जाते हैं। चूहों की दौड़ जीत के आप क्या साबित करेंगे, मैं सबसे फास्ट चूहा हूं, आई एम द फास्टेस्ट चूहा, इसके अलावा क्या साबित कर लिया, रहे तो चूहे ही। और जिसने चूहों की दौड़ को देखा और खुद बाहर निकल गया कि चूहे दौड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कोई चूहा कहेगा तुम हार गए, तुम आए ही नहीं, खैर मैं क्यों आऊं। जो इस लेवल का व्यक्ति है ना, वो है सच्चा संत। फिलोसफर किंग उस लेवल का व्यक्ति है, उसे वो वासनाएं प्रभावित नहीं करते जिन वासनाओं के लोग जान दिए रहते हैं। पैसा कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, सत्ता कमा ले, ये सब उसको परेशान नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं जिनको लाल बत्ती प्रभावित नहीं करती है। लाल बत्ती मिलती है, अब तो खैर मिली बंद हो गई, जब थी तब भी यूज भी करना ही पड़ता था उनको, लेकिन उनको कभी वो चार्म नहीं रहता कि मेरे पास ये अधिकार है। ऐसे कई आईएएस आईपीएस होते हैं जो अपने मातहत लोगों को बोलते हैं कि सलाम मत ठोकना मुझे भूल के भी। जब वो उतरते हैं ऑफिस जाते को सलाम ठोके, पहले उसी खबर लेते, क्यों सलाम ठोका, नहीं ठीक से बात करो, नमस्ते करो,
बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब मैं आईएएस बन गया तो तुम बोने थोड़ा ना हो गए, तुम मनुष्य से नीचे थोड़ा ना चले गए। तुम भी मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ। संयोग से मैंने एक एग्जाम दिया, संयोग से पास हो गया। तुम्हें वो परिस्थितियां नहीं मिली, मौका नहीं मिला, नहीं बन पाई। इतना ही तो अंतर है। इतने अंतर पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सलाम ठोके, रात दिन जी हजूरी करे। जी हजूरी करने वाले की तो मजबूरी है, जो करवा रहा है उसके टुच्चेपन पे गौर कीजिए। जिसको दूसरों से सलाम ठुकवाना अच्छा लगता है, उसके हल्केपन पे गौर कीजिए। वो कितना चीप किस्म का इंसान है कि उसके सामने दूसरा इंसान अपनी पूरी इज्जत को दांव करके सलाम ठोकता है, वो उसको एंजॉय करता है। जो कायदे का इंसान होगा ना, फिलोसोफर किंग, उसे इन हल्की चीजों में सुख नहीं मिलता है, मुक्त है इन चीजों से। और जो इन चीजों से मुक्त होगा वो करप्ट क्यों होगा, लालची क्यों होगा, वो अपने निजी हित के लिए देश का नुकसान क्यों करेगा। और इसलिए प्लेटो ने कहा, प्लेटो को विस्तार में पढ़ेंगे आगे चलकर, प्लेटो ने कहा कि 3 तरह के लोग हैं। एक साहसी लोग हैं, एक व्यापारी लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी में से एक व्यक्ति राजा बन जाएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलोसोफर व्यक्ति को बहुत असर नहीं पड़ता है। दूसरा, जो फिलोसोफर व्यक्ति है उसमें न्याय का सद्गुण होता है। और प्लेटो ने कहा कि जो एक सद्गुण सबसे महान है वो न्याय है, जस्टिस है। जस्टिस व्यक्ति में भी होना चाहिए, राज्य में भी होना चाहिए। तो राजा यदि जस्टिस करने की स्थिति में है तो वो राज्य अच्छा ही चलेगा। इसलिए फिलोसोफर किंग होना बहुत जरूरी है। उसने कहा 3 तरह के लोग हैं, कुछ साहसी हैं, योद्धा किस्म के लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं जो लालची किस्म के लोग हैं। यदि आपने किसी व्यापारी व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो देश को बेच खाएगा, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देगा। और यदि आपने किसी योद्धा व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल न करने की वजह से युद्ध में झोंक देगा देश को। तो एक बेच खाएगा, एक युद्ध में झोंक देगा। और ऐसा राजा क्यों चाहिए जो अपने स्वभाव को कंट्रोल न करने की वजह से अपने देश को बेच दे या अपने देश को युद्ध में झोंक दे। इसलिए कहते हैं आप जितने ऊंचे पद पर हैं उतना शांत होना सीख जाइए। चंद्रमा को मस्तक पे धारण कर लेना चाहिए एकदम। जितने ऊंचे पद पे हो उतना झुक के रहो। आपको लोग बहुत गालियां देंगे, बहुत बुरा मानेंगे, नाराज होंगे। ऊंचा होने का एक ही मतलब है, हर किसी की नाराजगी को बहुत प्रेम से सहन करने की ताकत। अगर आप तुनक मिजाज होंगे तो किसी ऊंचे पद पर चल नहीं पाएंगे, कुछ ही दिनों में टैं बोल जाएंगे, कुछ दिनों के अंदर। विनम्रता बहुत जरूरी है और वो वही कर सकता है तो फिलोसोफर लेवल का आदमी, इसको छोटी मोटी बातें प्रभावित नहीं करती हैं, उनसे तटस्थ रह के जीवन जीता है। तो क्या आप प्लेटो पर 4-5 लाइन लिख पाएंगे? तो प्लेटो के हिसाब से शासन को ईमानदार इसलिए होना चाहिए, यदि शासक ईमानदार नहीं होगा तो शासक अपने लाभ के लिए देश का नुकसान कर देगा या अपने स्वभाव की कमी की वजह से देश को युद्ध में झोंक देगा। इसलिए शासक को बेहद न्यायप्रिय और शांत व्यक्ति होना चाहिए, जिसे प्लेटो ने क्या कहा, दार्शनिक राजा कहा। ऐसा व्यक्ति उसके हिसाब से बेस्ट होगा। अरस्तु और जो बाकी लोग हैं, हेगल वगैरह, उनकी बात दूसरे पैरामीटर पे चलती है, मिलती जुलती बात है। देखिए, एक प्रश्न जो पॉलिटिकल फिलोसफी में सबसे बड़े प्रश्नों में से है कि राज्य बना ही क्यों, इसकी जरूरत ही क्या थी। तो कुछ लोग मानते हैं सामाजिक समझौता हुआ था, ऐसा मानने वालों में लॉक है और एक हॉब्स है, एक रूसो है, ये 3 लोग ऐसा मानते थे। आइडियलिस्ट लोग जनरली मानते हैं कि राज्य तो ईश्वर ने बनाया है, या राज्य तो स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, राज्य के बिना कुछ हो ही कैसे सकता है, राज्य तो है ही। और ये लोग ये भी मानते हैं कि राज्य नैतिक है। आपकी राय क्या है कि राज्य के बिना मानव समाज काम चला पाएगा, राज्य जरूरी है? अभी तक तो जरूरी ही लगता है ना। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, पीटर क्रोपाटकिन, ये सब मानते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, इसलिए इन सबको बोलते हैं अराजकतावादी विचारक है, अनार्किस्ट थिंकर्स है। लेकिन अभी भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है जो हम सब लोग सोच रहे हैं कि राज्य के बिना काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि राज्य एक अनिवार्य संस्था है। तो अरस्तु से जब पूछा गया, अरस्तु ने कहा कि राज्य न केवल अनिवार्य संस्था है, बल्कि राज्य ही वह संस्था है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। व्यक्ति को व्यक्ति बनाने वाली संस्था राज्य है। दूसरी बात कही कि राज्य अपने मूल चरित्र में ही नैतिक संस्था है। और एक बात चलते चलते कही जो कुछ दिन पहले किसी ने पूछी थी कि राज्य की जरूरत यदि किसी व्यक्ति को नहीं है तो या तो वह पशु है या देवता है। इसका मतलब है कि राज्य समाज अभी एक साथ लेके चलिए, जो देवता है उसका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि उसे किसी और के कंट्रोल की जरूरत नहीं है। और जो पशु है उसे कितना भी कंट्रोल करेंगे शायद वो कंट्रोल हो नहीं पाएगा। जो लोग कंट्रोल हो ही नहीं सकते उन 2-4 को छोड़ दीजिए। जो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, सेल्फ रेगुलेटेड हैं, जिन्हें ना पुलिस की जरूरत है ना सेना की जरूरत है, जो अपने ऊपर खुद ही नियंत्रण रखते हैं, आत्मनुशासन वाले व्यक्ति हैं, इन 2-4 को छोड़ देंगे तो बाकी पूरा समाज वो है जो राज्य के अधीन ही ठीक से काम करता है। इसलिए राज्य क्या है? राज्य समाज को नैतिक बनाने और बनाए रखने वाली संस्था है। इसलिए अरस्तु क्या बोलता है, राज्य नहीं होगा तो समाज नैतिक हो ही नहीं पाएगा। तो राज्य मूल प्रकृति में नैतिक है, इसलिए शासन को नैतिक होना ही चाहिए, शासन को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि राज्य के होने का मतलब ही है कि वो नैतिक व्यवस्था कायम करेगा। तो आप 1-2 वाक्यों में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखें कि राज्य मूलतः नैतिक संस्था है, वह इसीलिए है कि समाज नैतिक रास्ते पर चल सके। राज्य मूलतः, लिख लो भाई, लिख लो फिर भूल जाओगी। राज्य मूलतः नैतिक संस्था है, वह इसीलिए है कि समाज नैतिक रास्ते पर चल सके। अभी बेसिक फिलॉसफी है, इसका मतलब है कि राज्य को या शासक को या प्रशासक को नैतिक होना चाहिए। हेगल ने जो बात कही है वो थोड़ी सी टफ है, अगर आप समझना चाहें तो मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूं। और समझना चाहेंगे? हेगल के बारे में प्रसिद्ध बात है कि हेगल को दुनिया में आज तक एक ही व्यक्ति समझ पाया है और वो है खुद हेगल। और कुछ इस पे भी डाउट करते हैं कि वो भी बोल गया, बात भी नहीं समझ पाया, वो भी कि मैंने क्या बोल दिया है। लेकिन ये वाली जो बात है बहुत मुश्किल बात नहीं है।
आपने अगर मार्क्सवाद कभी जीवन में पढ़ा हो तो एक चीज सुनी होगी, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। सुना है? थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं वाद, प्रतिवाद, संवाद, या पक्ष, विपक्ष, समपक्ष। ये दो शब्दावलियां चलती हैं। देखो हीगेल जो था जर्मनी में हुआ, उसके कुछ समय के बाद मार्क्स हो गया। हीगेल था भगवान मानने वाला आदमी। वो मानता है कि ये दुनिया मूल रूप से चेतन दुनिया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े दो जादूगर कौन हुए हैं, उनमें से एक का नाम है शंकराचार्य, एक का नाम है हीगेल। और शंकराचार्य ने फोटोकॉपी करवाई थी एक आदमी की, उसका नाम था नागार्जुन। तो अगर तीन जादूगर ढूंढने दुनिया में जो आपको अगर दुनिया की व्याख्या करेंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा कि कभी सोचा ही नहीं इस तरह से भी हो सकता है। अगर इस तरह का समझना हो तो नागार्जुन और शंकराचार्य भारत में और हीगेल पश्चिम में, इन तीन लोगों की व्याख्या इतनी अजीब है। जैसे मैं आपको हीगेल की बात हल्की से समझाऊं, शंकर से मेल करते हुए, जब आप सपना देखते हैं तो सपना देखते समय सपना सपना होता है या सच होता है? सच होता है। सपना देखते समय सपना सच होता है। तो शंकर ने इसी को ग्राउंड बना लिया कि आप सपना देख रहे हैं, सपने में सामने शेर आ गया। आप सड़क पे जा रहे हैं, सीटियां बजाते हुए, गाना गाते हुए, अचानक सामने शेर आ गया। आप पैदल थे, बाइक पे नहीं थे उस दिन, सड़क पे आप अकेले हैं और पीछे बहुत दूर तक कोई नहीं है, सड़क बहुत लंबी है, सुनसान सड़क पे सैर करने आए थे अकेले, और शेर भी अकेला घूम रहा था, कोई मिल जाए तो, बहुत दिन से खाया नहीं इंसान। अब शेर आपके सामने है, आप सपना देख रहे हैं, पर ये आपको नहीं पता कि आप सपना देख रहे हैं, क्योंकि आप सपने में उसको रियल मान रहे हैं। तो शेर ने आपको जैसे देखा, उसकी बाँछें खिल गई कि बहुत दिन बाद तरोताजा भोजन मिला है, युवा भोजन मिला है। और शेर इस भाव से आपके पीछे से चलने लगा तेजी से। तो जो भी व्यक्ति सपना देख रहा है वो क्या करेगा? वो भागेगा जोर से, शेर की तरफ या दूसरी तरफ भागेगा। जोर से भागेगा। अब शेर पीछे पीछे उछल उछल के भाग रहा है, उसकी तो गति ज्यादा है मनुष्य से, और ये आदमी भाग रहा है, भागते भागते अचानक गिर गया नीचे। कपड़े वपड़े सड़क है, एकदम खूनम खून, घुटने में खून हो गया है, चोट लगी है, कोहनियां छिल गई हैं। तब तक आवाज आई कि शेर पास आ गया है, तो ये चोट देखेगा, भाग गया, फिर चोट के फिर से उठा, जोर से भागना शुरू किया। इतना जोर से भागा और अंत में क्या हुआ कि शेर काफी पास आ गया। शेर ने जंप लगाया उसको कब्जा करने के लिए, और तभी जोर से उठाया अचानक। उसके बाद 3 से 4 मिनट में सांस ठीक हुई इसकी, पसीना पसीना, एकदम पसीना पोछा हुआ था। जैसे ही उठता है इसको पता लगता है, अरे तब आता, अच्छा सपना था यार। तो 3-4 मिनट तक सांस लंबी लंबी लेता है, प्राणायाम करता है 5 मिनट तक, फिर चेहरा धोता है, खूब बच गया आज तो भाई, बार बच गया। मर ही गया था, जंप हो ही गया था उसका, एंड टाइम पे बच गया, ये भाव उसके मन में आता है। लेकिन जैसे ही वो होश में आया, नींद से उठा, उसे लगता है कि धत तेरे की, सपना था, बकवास था। लेकिन जब तक वहां था तब तक बकवास नहीं थी, तब तक ऐसी की तैसी हुई पड़ी पूरी की पूरी। अब शंकर कह रहे हैं कि अब समझो काम की बात, जहां से हीगेल शुरू करता है उसके बाद। हीगेल है। शंकर कह रहे हैं कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वो भी वैसी ही है, बस नींद खुल नहीं रही है। ये उतना ही सच है जितना सच सपने में सपना था। सपने में सपने का शेर देख के जो पसीना आता है, वो यथार्थ में यथार्थ का शेर देख के आता है। अंतर इतना है कि सपने से हर आदमी बाहर निकलता है, इस वाले सपने से हर आदमी बाहर नहीं निकलता है। इससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। और कुछ लोग बहुत ताकत लगाने के बाद जब इस सपने से बाहर निकलते हैं तो उन्हें समझ में आता है, वैसे समझ में आता है, धत तेरे की, कहां फंसा हुआ था। ये सब बकवास है, मिथ्या है, माया है। माया ने जगत का निर्माण किया है, जगत मिथ्या वस्तु है। मिथ्या मतलब जो सच नहीं है पर सच प्रतीत होती है। मिथ्या का मतलब ये है जो न सत हो ना असत हो, जो किसी क्षण सच प्रतीत हो किंतु रियलाइजेशन होने के बाद उसका झूठ होना साबित हो जाए, इसको बोलते हैं मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना परः। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप शंकराचार्य को समझें, आप सिर्फ ये समझें कि इन लोगों का चिंतन का स्तर क्या है, और इस तुलना से आप ये सोच पा रहे होंगे कि हाँ ये हो सकता है। बेशक हम में से कोई उस बिंदु पर ना पहुंचा है, ना पहुंचेगा शायद, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि चिंतन का ये स्तर भी हो सकता है। अब हीगेल को देखिए क्या कह रहा है। हीगेल भी उतना ही बड़ा जादूगर है। हीगेल कह रहा है कि ये दुनिया कुछ है नहीं, गलतफहमी है। अच्छा, दर्शन के लोग तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, जो दिखता है वो है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये सब प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? तुरंत बोलेंगे सपना। सपने में आपने कितना देखा, उसमें से कुछ था उस समय? कुछ भी नहीं था। नींद खुली, आप समझ सब बकवास थी। ऐसे ही आपको जो सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। मैं एक ऐसे सपने में हूं जो थोड़ा ऊंचे स्तर का सपना है। और हीगेल कैसे व्याख्या कर रहा है? हीगेल कह रहा है कि दरअसल एक परम तत्व है जिसको वो बोलते हैं निरपेक्ष प्रत्यय, एब्सोल्यूट आइडिया है। आइडिया का मतलब आप समझिए भगवान टाइप का कुछ है, कुछ चेतन सत्ता है। वो चेतन सत्ता, उसके भीतर चिंतन चल रहा है। ठीक है, कल्पना कीजिए भगवान सोच रहा है, और चिंतन करते करते उसके मन में स्वभावत प्रश्न आया कि मेरे भीतर क्या क्या है, मेरे चिंतन में क्या क्या है। उसका चिंतन जिस पद्धति से होता है उस पद्धति का नाम है ये ट्राइडिक मेथड, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। यानी एक विचार आता है एक्स, फिर एक्स का विरोधी विचार आता है वाई, फिर इन दोनों का बैलेंस होकर, समन्वय होकर एक नया विचार आता है जेड। ये है थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। विचारों का विकास द्वंद्व से होता है, एक्स और वाई के द्वंद्व से जेड का विकास हुआ। इसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिक मेथड, या द्वंद्वात्मक विकास प्रक्रिया, डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या होता है? कुछ समय के बाद जेड जो है, ये जेड अपने आप थीसिस हो जाता है।
स्थापित हो गया। फिर जेड के खिलाफ ए पैदा हो गया, जेड ए के संघर्ष से बी पैदा हो गया। अब कुछ दिन में क्या हुआ, बी खुद थीसिस हो गया। फिर बी का संघर्ष किससे हुआ, सी से। अब क्या पैदा हो गया, डी। फिर डी का संघर्ष ई से, ई के संघर्ष में पैदा हो गया एफ। इस तरह से लगातार चिंतन की दुनिया में नए नए विचार पैदा होते हैं। कोई भी विचार हवा में पैदा नहीं होता है, दो विचारों की टकराहट से ही तीसरा विचार पैदा होता है। यह विचार कि विचारों की टकराहट से ही विचार पैदा होगा, इसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, डायलेक्टिक मेथड। और हेगल कह रहे हैं कि सारा विचार ईश्वर के दिमाग के अंदर चल रहा है। उसी विचार के अंदर एक बार आ गया जगत। जगत यानी संसार एक विचार है जो ईश्वर के भीतर है। उस जगत रूपी विचार के भीतर हम लोग भी दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या हैं, ईश्वर की वैचारिक प्रक्रिया के एक विचार के अंश मात्र हैं। हमारी सत्ता भौतिक नहीं है, हम दरअसल विचार हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यूं समझिए कि आपने सपना देखा और सपने में देखा कि आप क्लास कर रहे हैं, और जब सपने में देखा क्लास कर रहे हैं, सपने में आपके साथ 400 लोग बैठे भी हुए हैं। आपके सपने में जो आपके साथ बाकी लोग बैठे थे वो क्या थे, विचार थे, तो भौतिक नहीं थे। जैसे आपके सपने में बाकी लोग केवल वैचारिक अस्तित्व रखते हैं, भौतिक नहीं है, ठीक वैसे ईश्वर के विचार प्रक्रिया में हम सब वहां पर मौजूद हैं, और दरअसल कुछ है नहीं, केवल विचार चल रहा है। उसी विचार में कुछ उठता है, बैठता है, गिरता है, उठता है, उसी में हम सब भी किसी खास क्षण में मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है कि सांप सूंघ रहा है? जी सर, एक तो सपने जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, लेकिन दुनिया कलर से कैसे। दूसरी बात ये, फ्राइड के अनुसार सपने हमें वही आते ही होगा। पहली बात तो शंकराचार्य को फ्रॉइड को क्यों फॉलो करना चाहिए? फ्रॉइड की अपनी विचारधारा है, शंकराचार्य की अपनी है। और सपनों की व्याख्या केवल फ्रॉइड ने थोड़ा ना की, 50 लोगों ने की है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। तो फ्रॉइड की व्याख्या एक व्याख्या है, अंतिम व्याख्या थोड़ा ना है। सपने ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं क्या? होता है आप लोगों का कलर ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं? कलर आते हैं, कलर कौन सा, ईस्टमैन कलर होते हैं कौन से, मतलब ठीक ठाक? तो ये धारणा गलत धारणा है कि सपने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ऐसा क्या है, सपने कलर होते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैंने बात पहली बार सुनी, क्योंकि मैंने तो सपनों में फील किया कि रंगों की तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ देखो, इन टॉपिक्स पे खतरा यही होता है कि आप दार्शनिक बनने लगते हैं अचानक। अब देखिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ हेगल को, क्योंकि हेगल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा, और हेगल उन 8-10 विचारकों में जैसे सवाल आ सकता है कभी आपको। हेगल के दर्शन में केवल एक पॉलिटिकल थॉट पढ़नी है, पर आप ट्राइड समझ सके, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इसलिए थोड़ा बताना पड़ा। सीधे उस बात पर आइए कि राज्य को लेकर उसकी धारणा क्या है। हेगल मानता है कि राज्य बहुत नैतिक संस्था है। कैसे मानते हैं राज्य नैतिक संस्था है? मैं कुछ देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, उसको वापस लिख लेंगे। अभी आप मत मिटाना, आप ऐसे कैसे मिटाओगे? हेगल कह रहे हैं कि एक होता है परिवार, परिवार है थीसिस, और परिवार का एंटीथीसिस जो है उसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी, या आप समाज कह लीजिए, समाज। उसने सिविल सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल किया था। और इन दोनों के द्वंद्व से जो पैदा होता है सिंथेसिस, उसका नाम है राज्य। ये बात कैसे कह रहे हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। ये उसी चिंतन प्रक्रिया में हो रहा है। ईश्वर यानी कि निरपेक्ष प्रत्यय सोच रहा है, सोचते सोचते उसके मन में एक ट्राइड जो है, एक ट्रिक ये भी बनता है। तो परिवार और, अच्छा इसमें हमेशा ध्यान रखना कि थीसिस एंटीथीसिस में जब सिंथेसिस बनेगा, वो इन दोनों से कुछ कुछ लेगा, कुछ कुछ छोड़ देगा। तो कुछ इससे लिया, कुछ छोड़ दिया, इससे कुछ लिया, इससे कुछ छोड़ दिया, तब बनता सिंथेसिस। तो परिवार से क्या लिया, सिविल सोसाइटी से क्या लिया, क्या छोड़ा? परिवार में दो चीजें हैं। एक है, अगर दोनों को एक ही शब्द में कहना हो तो उसको बोलते हैं विशेषोन्मुख परार्थवाद, पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म, इसके लिए एक शब्द आता है। पार्टिकुलरिस्टिक, पार्टिकुलर जानते हैं आप, PARTICULAR, उसके बाद ISTIC, पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब त्याग करने की भावना, परोपकार की भावना। विशेषोन्मुख परार्थवाद एक शब्द में कहना हो तो। और सिविल सोसाइटी में या समाज, आप ध्यान रखिए, सिविल सोसाइटी से 9,000 ध्यान में आते हैं। समाज मतलब सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, उस समाज की बात चल रही है। इसमें होता है सामान्योन्मुख स्वार्थवाद। या सार्वभौमिक स्वार्थवाद कह लीजिए, यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म ये शब्द है। यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म, EGOISM, इगोइज्म। अब इन दोनों का मतलब समझिए, राज्य अपने बन जाएगा उसके बाद। परिवार में क्या होता है, परिवार के सदस्य प्रायः एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो परिवार टिका हुआ है परार्थवाद की भावना पर। परार्थवाद का मतलब त्याग से है, त्याग की भावना। परिवार के मूल में क्या है, त्याग की भावना है। अब ये मत कहना कि अभी तो होप समझाया था त्याग नहीं होता है। होप तो समझेंगे तो त्याग एकदम नहीं होता है। हेगल को समझें त्याग होता है, ठीक है। जिस विचार को पढ़ेंगे उसकी सेंस बात को समझेंगे। तो परिवार टिका हुआ है त्याग के मूल्य पर। जब हम त्याग करते हैं, किस किस के लिए करते हैं? केवल अपने परिवार के लिए, सारे संसार के लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए त्याग करना आप तुरंत कर देंगे। कोई छोटा बच्चा घर में, उसके लिए त्याग करना तुरंत कर देंगे। इन कोई कहे कि पड़ोस के दादाजी के त्याग करना, मर जाए दादाजी को, मैं त्याग करूंगा, वैसे भी उम्र ज्यादा होगी उनकी, तो तब ये भाव मन में आने लगता है। इसका मतलब
परिवार में अच्छी बात है परार्थवाद, पर वो विशेषोन्मुख है, कुछ ही व्यक्तियों के लिए मन में आता है, कुछ ही व्यक्तियों के लिए त्याग करना है, इस विचार से बनता है परिवार। स्पष्ट हुआ? किंतु जब हम समाज में जाते हैं तो इसको यूं समझे, सिंपल सी बात, एक एग्जांपल से बात समझ लें कि जैसे आपके घर में आप हैं, पेरेंट्स हैं, आप हैं, कोई छोटा सा बच्चा आपके घर में है, आपके भाई बहन का कोई बच्चा मान लीजिए छोटा सा 1 साल का भी है, अचानक भूकंप आ गया और आपको रियलाइज हो गया कि बचना मुश्किल है इस समय, तो आप सबसे पहले खुद भागेंगे या पहले कोशिश करेंगे बाकी लोगों को बाहर निकालने की? तो कितने लोग कोशिश करेंगे बाकी को निकालने की? पहले हाथ खड़ा करने जरा। और कितने लोग पहले खुद भाग लेंगे? आपका ही परिवार है, बोला आपके अपने माता पिता, आपके भाई या बहन का छोटा सा बच्चा, भाई बहन, वो सब लोग साथ में वहां पर हैं, तो कितने लोग खुद भाग लेंगे? हाथ खड़ा करें। 2 थे, अब वो भी नहीं दिख रहे, तो लगभग 100-0 से प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पहले सबको निकालेंगे फिर खुद को बचाएंगे। और आप अपने घर के सबसे युवा व्यक्ति तो होंगे इस समय, बाकी लोगों की तुलना में आप अपने उम्र के उस दौर में हैं जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा ऊर्जाशाली, बलशाली होता है, तो इसलिए आपसे जिम्मेदारी ज्यादा अपेक्षित होगी भी कि आप बाकी सबकी सहायता करेंगे। मतलब माता पिता बेशक खुद को बूढ़ा ना माने, पर आपके मन में आता है कि बूढ़े हुए हैं तो उनको बाहर निकालना है, फिर जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हैं उनको बाहर निकालना है तो वो सब करने के बाद फिर आप खुद को बचाएंगे। ऐसा ही करेंगे? चलो, वोटिंग नंबर 2, आप मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, उसमें कोई परिवार का आदमी नहीं है, अचानक घोषणा हुई कि भूकंप की वजह से मेट्रो बंद हो रही है, अगले 3 सेकंड में भूकंप आने वाला है, ट्रेन खाली करें। और आप गेट से काफी अंदर खड़े हुए हैं, आप लाइन में लगेंगे चुपचाप, सब लोग निकले, पीछे पीछे निकलो, या हवाई मार्ग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे आप उस समय क्या करेंगे? हवाई मार्ग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, बल्कि 3-4 धक्का देके निकलेंगे, वो अंदर ही रह जाए और आप इससे बाहर निकल जाए। ऐसा ही करेंगे ना, या वहां भी लास्ट में निकलेंगे? वो शिप के कैप्टन की तरह मत करेंगे, कैप्टन रहेगा या उदास धुन बजाएगा कि हम मरने वाले हैं, टाइटैनिक के कैप्टन की तरह वो मत कीजिएगा, और तुरंत भाग लेंगे एकदम, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। एक आध व्यक्ति को बचा सकते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति साथ में हो तो, लेकिन सामान्यतः आप कोशिश करेंगे कि भाग ले उस समय, अपने आप को बचा लें, ये भाव रहेगा केंद्र में। ठीक है, देखो समाज का जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है, सब स्वार्थी हैं, ईगोइस्ट है, ईगोइस्ट मतलब स्वार्थी, सब स्वार्थी हैं, और यूनिवर्सलिस्टिक, वो स्वार्थ इसके प्रति उसके प्रति नहीं, सभी के प्रति है, कि सभी की तुलना में मैं अपना फायदा देखूंगा, किसी खास व्यक्ति से मतलब नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाए मुझे अपना स्वार्थ प्यारा है। समाज इस सिद्धांत पे चलता है और परिवार इस सिद्धांत पे कि कुछ व्यक्ति हैं खास जिनके लिए मैं त्याग कर सकता हूं। हेगल ने कहा कि इन दोनों में एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, किंतु यदि हम परिवार से अच्छी चीज ले लें परार्थवाद और समाज से अच्छी चीज ले लें सामान्योन्मुख, तो बन जाता है यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइज्म, सामान्योन्मुख परार्थवाद। और सामान्योन्मुख परार्थवाद का मतलब है एक ऐसा ढांचा जो इस विचार पर काम करे कि हर व्यक्ति का कल्याण करना है, हर व्यक्ति के हित में काम करना है, कुछ खास व्यक्तियों का हित नहीं, हर व्यक्ति का हित सदना चाहिए। इसलिए राज्य परिवार से परार्थवाद को लेता है, समाज से यूनिवर्सलिस्टिक सेंस को लेता है, और एक ऐसा ढांचा बनाता है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिले, कल्याण मिले, वो कल्याण केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित ना रहे। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? देखो, हेगल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं एक बार पूरी बात को रिकैप कर देता हूं। हेगल के अनुसार ये संसार ईश्वर का विचार मात्र है, वैचारिक विकास की प्रक्रिया के बीच में नए नए विचार उभरते हैं, वही विचार हमें जगत में दिखाई पड़ते हैं। एक विचार है परिवार, जिसमें त्याग की भावना तो है किंतु कुछ व्यक्तियों के तक सीमित है। इसके विपरीत एक बड़ा कंसेप्ट है समाज, जिसमें सभी व्यक्ति शामिल तो हो जाते हैं किंतु स्वार्थ की भावना आ जाती है। होना चाहिए कुछ ऐसा कि सभी व्यक्ति शामिल हो किंतु त्याग की भावना भी शामिल हो। तो परिवार से त्याग की भावना और समाज से सभी व्यक्तियों की सामूहिकता को मिलाकर एक कंसेप्ट बनता है राज्य, जो सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के हित सुनिश्चित रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए राज्य जिस प्रक्रिया में बना है उसी से स्पष्ट है कि राज्य अपने आप में नैतिक होता है। तो राज्य एक नैतिक ढांचा है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी, जिनमें हेगल का विचार सबसे पॉपुलर हुआ। हेगल ने यहां तक कहा, अगर कभी कोई पुलिस आपको पकड़ ले और लठवट बजा देगा था और आप हेगल के पास जाके बोले कि हेगल अंकल बहुत जोर से सूज गया है पैर में, हेगल पूछे क्यों सूज गया बेटा? आप कहेंगे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, जोर से लाठी मारी, पैर सूज गया। तो हेगल कहेंगे आपने ट्रैफिक पुलिस को थैंक यू बोला कि नहीं बोला? आप बोलेंगे यार एक तो पैर दर्द हो रहा है, ऊपर से आप ऐसी बात कर रहे हो। हेगल कहे नहीं, थैंक यू बोलो, राज्य अपनी मेहनत से, अपने श्रम से तुम्हें अच्छा इंसान बना रहा है। यही राज्य की मानता है। राज्य अगर दंड भी दे तो थैंक यू बोलिए कि राज्य खुद प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बने। जैसे हेगल ने कहा कि राज्य से मिलने वाला दंड भी पुरस्कार होता है। दंड को बुरा मत समझिए, राज्य दंड देता है क्यों? राज्य मेहनत करता है, धन खर्च करता है ताकि आप अच्छे बन सके। जैसे जब भी राज्य दंड दे उसको थैंक यू बोलिए। हेगल राज्य को इतना नैतिक मानता है। तो पहली बात स्पष्ट हो गई कि आदर्शवादी लोग, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे हेगल हो, इनकी धारणा है कि राज्य मूल प्रकृति में नैतिक है, और राज्य नैतिक है इसलिए जरूरी है कि राज्य चलाने वाले व्यक्ति इस विश्वास को बनाए रखें और जनता के लिए, समाज के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो करें। क्या आप 4-5 लाइन में लिख पाएंगे ये सब बातें? आपके नोट्स में दे रखिए। अरे नोट्स में है ये बातें, एक बार नोट्स पढ़ तो लीजिए। जो नोट्स में नहीं होगा वो मैं करवा दूंगा, आप एक बार नोट्स पढ़िए, नहीं तो लिखवा देंगे। लिख लेंगे पक्का? चलो, आदर्शवाद के बाद था उदारवाद। बाकी सब में 5-5 मिनट लगाएंगे, बस मेन उसी को समझना मुश्किल होता है। जब बोलेंगे उदारवाद तो कौन सा उदारवाद आएगा?
नंबर 1 और 3 नकारात्मक और नव उदारवाद दोनों आएंगे। ये किसके समर्थक है? लेसिस फेयर, मार्केट इकोनॉमी, ये उसके समर्थक है। अगर आप इनसे पूछे कि राज्य को या राजकीय कर्मचारियों को नैतिक क्यों होना चाहिए, इनका अलग कंसेप्ट है और इनका कंसेप्ट है क्लाइंटेल वाला एक विचार चलता है, उसी बेस पर ये बात करते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि जो स्टेट है यानी कि राज्य है वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सेवा प्रदाता है। और वो सेवा कौन सी है? सेवा है लॉ एंड ऑर्डर। और जो नागरिक है उसका क्लाइंट, जिसको वो सेवा प्रदान करता है। और क्लाइंट के लिए हिंदी में क्या शब्द चलता है? सेवार्थी या लाभार्थी भी चल जाएगा चाहना चाहें तो। सेवार्थी है या लाभार्थी है तो लोग उसके क्लाइंट हैं और राज्य एक सेवा प्रदाता है। सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जिसको सेवा देनी है उसको पूरी ईमानदारी से सेवा प्रदान करे। और यहाँ एक पॉइंट और भी देखो, अगर आपको दो चीजों में से एक चुननी हो अपने जीवन में, समानता और स्वतंत्रता, इनमें से क्या चुनेंगे? स्वतंत्रता, है ना? इस उम्र में वैसे भी उसका क्रेज ज्यादा रहता है। सबसे महंगी चीज दुनिया में है स्वतंत्रता, जिसका कोई मोल नहीं है। अगर वो हाथ से निकल गई ना तो सब खत्म। देश वेश की तो अलग बात है, अभी तो मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल फ्रीडम। इसलिए जो आप में से सिंगल रूम में रहते हैं, कितने लोग हैं सिंगल रूम वाले? क्या बात है, अधिकांश लोग डॉक्टर साहब ही हैं बैठे हुए। और कितने लोग ड्यूअल सेटिंग में रहते हैं कि 2 लोग एक रूम में रहते हैं, या 2 या 3 जो भी हो? अच्छा, ऐसे लोग लगभग 1/3 है। क्या ऐसे भी जो 3 या ज्यादा लोग एक रूम में रहते हैं? 3 लोग एक रूम में, वो देखो 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 3 लोग हैं। 4 वाला भी कोई है? 4 भी है? अरे वाह। फ्लैट की बात नहीं कर रहा, रूम की बात कर रहा हूँ। एक रूम में 4 रूम नहीं बोलते, डॉर्मेट्री बोलते हैं उसको, फिर डॉर्मेट्री बोलते। और डॉर्मेट्री का कंसेप्ट यही है कि जहाँ एक बड़े रूम में कई लोग रहते हो। तो जो सिंगल रूम में रहते हैं उनके साथ 2 स्थितियां बन सकती हैं। एक तो एक ही बहुत बोर हो जाते हो अकेले। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ऐसा, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति बन सकती है किसी के साथ। मैंने कब कहा कि आपके बारे में कह रहा हूँ? और दूसरा ये हो सकता है कुछ लोग अपने एकांत को बहुत एंजॉय करते हो, है ना? तो जो सिंगल रूम को एंजॉय करते हैं, हाथ खड़ा करना फिर से एक बार, सिंगल रूम में है और उनको अच्छा लगता है सिंगल रूम में रहना, बहुत बढ़िया। अगर कोई आपको बाध्य करे कि अब आपको डबल रूम में रहना ही होगा, तो आप इसको आराम से एक्सेप्ट कर पाएंगे या तड़प महसूस करेंगे? तड़प महसूस करेंगे। तो जैसे ही मसूरी जाओगे ध्यान रखना, वहाँ डबल रूम मिलता है, वहाँ ठीक है, वहाँ कोई बात नहीं, चलिए। क्योंकि डबल रूम में रहता ही आपको किसी ना किसी मात्रा में अपनी स्वाधीनता से समझौता करना पड़ता है। सारी समस्या ये और कोई समस्या नहीं। कितना भी शानदार इंसान रूममेट हो, वो शानदार तभी तक है जब तक रूममेट नहीं है। जब वो रूममेट हो जाता है और उसको रूममेट हुए 10-15 दिन हो जाते हैं, फिर वो शानदार रहता नहीं है। और उसके बाद किसी ना किसी मात्रा में सहिष्णुता का विकास करना पड़ता है, टॉलरेंस झेलना पड़ता है। आप कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेंड कोई हो सकती है, हाँ कभी कभी तो ऐसा होता है, रेयर बात है। और उस समय आपको बहुत पिंच होता है कि आपकी स्वाधीनता आपके हाथ से निकल गई है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि जिस चीज के लिए हमने स्वाधीनता खोई है, अगर उससे पूरा फायदा नहीं मिला तो फिर कुछ मजा नहीं है। किसी को मजबूरी में रूममेट रखना ही पड़े तो आप स्वाधीनता खोएंगे अपनी, सीधी सी बात है। और यदि आपका रूममेट होने से आपको वो बेनिफिट्स नहीं हो रहे जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया था, तो फिर आप उस फैसले को कंटिन्यू करेंगे या आप चाहेंगे कि वापस कर दे, उस फैसले को वापस कर देंगे। राज्य का अस्तित्व इस बात की गारंटी है कि व्यक्ति की स्वाधीनता कम होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के बीच का सिंपल सा रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है। व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी तो राज्य की शक्ति कम होगी। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, स्वतंत्रता बढ़ेगी तो राज्य की शक्ति कम होगी, और राज्य की शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति की स्वाधीनता कम होगी। ये बात तो समझ पा रहे हैं आराम से। इसलिए ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा मानते हैं कि जब भी राज्य की शक्ति बढ़ती है तब व्यक्ति की स्वाधीनता पर खतरे बढ़ते हैं। इसलिए जब राज्य की शक्ति बढ़े, कई मूर्ख खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि जिस दिन राज्य की बढ़ी हुई शक्तियां उसके खिलाफ यूज होनी शुरू होंगी, उस दिन क्या होगा? व्यक्तिगत स्वाधीनता खतरे में आ जाती है। और किसी भी देश, किसी भी राज्य में यदि सत्ता का रूप ऐसा हो जाए, उसे बोलते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट या बोलते हैं टोटलिटेरियन स्टेट, अधिकारवादी राज्य या सर्वसत्तावादी राज्य, जिसमें राज्य के पास सारी सत्ता आ जाती है। अब यूं समझिए, उदारवादी कहते हैं कि हमने राज्य को इसलिए बनाया ताकि राज्य कानून व्यवस्था को ठीक रखे। हमने राज्य को बनाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता भी किया, क्योंकि राज्य के होने का मतलब ही है कि किसी न किसी मात्रा में स्वाधीनता हमारी कम हो जाती है। ये बात स्पष्ट है आपको? राज्य को होने का मतलब ही है कि हमारी स्वतंत्रता किसी न किसी मात्रा में कम होती है। उदारवादियों को सबसे ज्यादा प्रिय है स्वतंत्रता। तो उनका तर्क क्या है? व्यक्ति राज्य को इसलिए बनाता है ताकि राज्य कानून व्यवस्था का पालन करे, संभाले, और व्यक्ति इसकी कीमत चुकाता है अपनी स्वाधीनता सौंप कर या सीमित करके। यदि राज्य बेईमानी करेगा या राजकीय कर्मचारी बेईमानी करेगा तो वो उस सेवार्थी या क्लाइंट के अधिकारों से समझौता हो जाएगा। और इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट से जो उसने वायदे किए हैं उन वायदों का ठीक से पालन करे, उसमें किसी भी तरह का घपला या बेईमानी न करे। कुछ बात समझ आ रही है आप लोगों को?
ये उदारवाद की मूल व्याख्या इस मामले में इस तरह से होती है। अब तीसरा विचार आपने लिखा था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या समतावाद। ये लोग क्यों मानते हैं कि राज्य को ईमानदार होना चाहिए? तो समतावाद या इगैलिटेरियनिज्म और प्लस में समाजवाद। तो जल्दी बताइए, समाजवाद में कौन चिंतक आ जाएंगे? ठीक है, समाजवाद में नेहरू जी आ गए और समतावाद में जॉन रॉल्स आ गए और सीबी मैकफरसन आ गए। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि राज्य का मूल कार्य है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या चीज है तो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? वितरण मूलक न्याय। ठीक, वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और यदि कोई आपसे कहे कि एक वाक्य में डिफाइन करो कि ये क्या होता है वितरण मूलक न्याय, तो क्या कहेंगे? सिंपल सा मतलब, समाज के संसाधन व्यक्तियों में न्यायपूर्वक बटे, न्यायपूर्ण तरीके से बटे, इसको बोलते हैं वितरण मूलक न्याय। समाज के संसाधन सभी व्यक्तियों में न्यायपूर्ण तरीके से बटे, बराबर नहीं, न्यायपूर्ण तरीके से बटे। अगर गैर बराबरी भी है, मैंने कहा था ना कि समानता हमेशा अच्छी नहीं होती है, अतार्किक विषमता हो तब दिक्कत है। तार्किक विषमता में दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने भेदभाव किया और तर्क नहीं है उसके पीछे तो गलत है। तर्क के साथ भेदभाव है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बास्केटबॉल वाले मैच का, वहां विषमता है पर तर्क के साथ है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो राज्य का मूल कार्य है वितरण मूलक न्याय, क्योंकि इनका जो राज्य है वो नाइट वॉचमैन स्टेट ना होकर के वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। अब राज्य का मूल कार्य क्या है? वितरण मूलक न्याय। और वितरण मूलक न्याय का मतलब है कि जो समृद्ध लोग हैं उनसे संसाधन लेके जो वंचित हैं उनको पहुंचाना। तो वंचितों को मुख्य धारा में लाना ये राज्य का मूल कार्य है। वंचितों को मुख्य धारा में लाना यह है राज्य का मुख्य कार्य। स्पष्ट हुई बात? अब यदि राज्य के कर्मचारी करप्ट हो गए, मान लीजिए भ्रष्ट हो गए, तो यहां क्या दार्शनिक समस्या आ रही है कि आपने समृद्ध लोगों से धन छीन तो लिया किंतु जिनको देना था उनको दिया नहीं। और जो समतलन की प्रक्रिया है, जो लेवलिंग का प्रोसेस है समाज के अंदर, वो प्रोसेस हुआ नहीं। और इसका मतलब अगर समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है या सिविल सेवक या शासक बेईमान हो रहे हैं तो वितरण मूलक न्याय जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर राज्य ईमानदार नहीं है तो राज्य का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया। ये इनका तर्क है। इस तर्क के बेसिस पे कहते हैं कि राज्य को, राजा को, शासक को, प्रशासक को, सिविल सेवक को ईमानदारी का प्रयोग करना चाहिए। आप इन सब पे 4-4 वाक्य लिख लेंगे ना भाई, अंतिम रूप से जीवन में वही काम आने वाला है। 4 वाक्य, ना चिमटा काम आएगा ना कमंडल काम आएगा। 4 वाक्य लिख पाए ये काम आएगा। और आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, केवल कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप उसको अपने शब्दों में कह सकें। चलिए, ये हुआ समतावाद या समाजवाद कह लीजिए। इसके बाद एक है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 चिंतक आपको ध्यान आ रहे हैं? बेंथम और जे स्मिथ। परफेक्ट। उपयोगितावाद तो बहुत विस्तार में पढ़ेंगे आगे चल के। बेंथम और मिल तो अपने पाठ्यक्रम में विशेष रूप से मतलब मेंशन नहीं है, पर इनसे सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आपको अगर याद हो, उपयोगितावाद डिओन्टोलॉजी है या टेलियोलॉजी है? सोच के बताओ। पक्का? तो उपयोगितावाद का मूल नारा या मूल सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या संतोष, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, या मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम पीपल, या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम पीपल। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम संतोष या सुख। आमतौर पर सारे उपयोगितावादी सुखवादी होते हैं। और कई लोग मात्रा में गड़बड़ करते हैं। मैसेज कहते हैं कि भगवान करे कि आपकी जिंदगी बहुत सुखी हो, तो वो बेचारे, उनकी मंशा बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक मात्रा का दायमा होने से ना बिगड़ जाता है मामला। तो ध्यान रखना भाई, मात्रा से बहुत बिगड़ जाता है। जैसे मूर्ख जी नगर हो जाता है ना, वैसे ही सुखी का सुखी हो जाता है। चलिए ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य तभी अच्छा होगा जब उस कार्य के होने में समाज के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की परिभाषा पूरी होगी। अधिकतम व्यक्ति कितने हैं? कोशिश करनी है 100। ये लोग ऐसे ही कहते हैं, इन पर आरोप बहुत सारे हैं, पर इन्होंने ईमानदारी से कहा, बेंथम ने भी कहा, मिल ने भी कहा कि कोशिश करनी है सभी का सुख। पर किसी भी समाज में 100% सहमति आमतौर पर बन नहीं पाती है। कहां बन पाती है? तो फिर क्या होता है कि हम कोशिश करेंगे 100 नहीं 99 का हो जाए। जो गुड गवर्नेंस में पढ़ा था ना कि कोशिश करनी है कंसेंसस की जो अप्रोच है, कंसेंसस ओरिएंटेशन का होता है जिक्र। एक अच्छा लोकतंत्र वो है जो कोशिश करता है कि पूरे 100 को साथ लेके चले। जहां 100 संभव ना हो, ठीक है 95 को लेके चलो, 90 को लेके चलो, पर जो लोकतंत्र ताक में है कि 51 लोग मिलकर 49 से जीना मुश्किल कर दें, उस लोकतंत्र को फिर हम कहेंगे बहुमत की तानाशाही, उससे बचेंगे। तो अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख क्या है? इसके लिए इस चीज को कैसे हम करें, क्योंकि समाज में बहुत लोग हैं, इस चीज को करने के लिए जो एजेंट है या जो अभिकर्ता है इस चीज का, वो है राज्य। राज्य सुनिश्चित करता है कि ऐसे कानून बनाए और उनको इंप्लीमेंट करे जिनके माध्यम से अंततः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सधे।
और यदि राज्य के लोग हो गए भ्रष्ट, तो इससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होगा या कुछ व्यक्तियों के सुख की वृद्धि के लिए अधिकतम व्यक्तियों को नुकसान हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार का मतलब है कुछ के अवैध सुख के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नुकसान होगा और कुछ के लाभ के लिए बड़े सामाजिक समूह का नुकसान। ये उपयोगितावाद की मूल विचारधारा से असंगत बात है। इसलिए वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार या बेईमानी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा हो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त मसला है, जिस पर एक बहुत कठोर स्टैंड लिया जाना चाहिए, क्योंकि उस करप्ट व्यक्ति ने उस मूल विचार को ही खत्म कर दिया जिस विचार के लिए राज्य का निर्माण हुआ था। और इसलिए राजकीय कर्मचारियों को ईमानदार होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक बचा कांट, और कांट पहले ही पता कांट है, तो कांट को हम समझेंगे सिर्फ 30 सेकंड में। तो नहीं, अभी कांट को पढ़ना नहीं, कांट को पढ़ना बाद में है। अभी तो कांट का केवल एक वाक्य जिस पर शायद यूपीएससी ने सवाल भी पूछ लिया था। कांट के विचार और गीता के विचारों में बड़ी गहरी समानता है। गीता मतलब श्रीमद् भगवद गीता, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं ना। उस गीता में एक विचार आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्तवि कर्मणि। तो जिसका भावार्थ आपने बचपन से घुट्टी में आपको पिलाया गया होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुमको फल भगवान देगा, अभी नहीं दिया तो कभी ना कभी देगा, बुढ़ापा आ गया अभी भी नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, चिंता मत करो, मिलेगा जरूर। और पैदा हुए थे तब से दिक्कत है तो पिछले जन्म का फल मिला है। ये फल का जो चक्र है, ये जीवन के चक्र से बड़ा चक्र है और जन्म जन्मांतरण की प्रक्रिया में फल का चक्र चलता रहता है। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप में जिस पुस्तक में आया है वो है गीता। कर्म सिद्धांत इस दुनिया की सबसे व्यवस्थित और मजेदार गप है। जब हम पढ़ेंगे भारतीय नीति शास्त्र टॉपिक नंबर 5 में, तब हम समझेंगे कि इसमें ये गप कैसे बनती है, इस गप में क्या तार्किकता है, क्या काल्पनिकता है। इन है बहुत रोचक है वाली गप, बहुत रोचक गप है, तो इसके बारे में देखेंगे। किंतु कांट पर कुछ लोग कहते हैं कि असर है गीता का। अगर आप कांट का देखें, कांट है 18वीं सेंचुरी जर्मनी का दार्शनिक। ठीक उस समय जर्मनी के कुछ लोगों ने भारतीय विद्याओं पर अध्ययन करना शुरू किया था। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका भी मानते हैं। कांट की शुरुआती पुस्तकों में ऐसा कोई विचार नजर नहीं आता है। उसकी एक सबसे शानदार पुस्तक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो शुद्ध दार्शनिक पुस्तक है। उस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें भारतीय दर्शन का भ भी नजर नहीं आता है। उसके कुछ वर्षों के बाद कांट ने एक और पुस्तक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। हम इस सारी पुस्तकों का नाम नोट करेंगे बाद में। ये नैतिक विषय पे पुस्तक है, नीति मीमांसा की पुस्तक है, इथिक्स की पुस्तक है। इस बीच में गीता का अनुवाद जर्मन भाषा में हो गया था, ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं। इतिहास के एक अध्यापक से मेरी बात चल रही थी, उसने मुझे ये तथ्य बताया कि ये वही दौर है जिस समय गीता का अनुवाद पहली बार जर्मन भाषा में हुआ था, और अनुमान किया जाता है कि उस समय कांट ने उस अनुवाद को पढ़ा था। और तब कांट का सिद्धांत आया क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। एक कांट का प्रसिद्ध विचार है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश को अंग्रेजी में हम कहते हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। थोड़ा सा कठिन है, इसको जब हम पढ़ेंगे फिलोसफी वाला हिस्सा तब देखेंगे। कांट पर हम करीब 1-1.5 घंटा गुजारेंगे जब पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी सिर्फ संकेत समझ लें। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब ये होता है कि नैतिक कार्य इसलिए नहीं करना है कि उससे फायदा होगा, नैतिक कार्य इसलिए करना है क्योंकि नैतिक कार्य करना है, किसी फायदे के लिए नहीं, किसी डर से बचने के लिए नहीं। जो नैतिक कार्य किसी फायदे के लिए किया गया है, किसी डर से बचने के लिए किया गया है, वो अपनी प्रकृति में अनैतिक कार्य है। नैतिक कार्य केवल वो कार्य है जो केवल इसलिए किया गया है कि नैतिक कार्य किया ही जाना चाहिए। जब हमारी चेतना या अंतरात्मा आदेश देती है कि ये काम करो, फिर कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, करना है तो करना है। और हम सब जीवन में किसी ना किसी क्षण में ऐसे मूड में आ भी जाते हैं कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और फिर भी चुप नहीं रहूंगा। आज बोलना ही होगा। इसलिए नहीं बोलना कि बोलने से मुझे फायदा होगा, किसी और को नुकसान होगा, नहीं, आज मुझे मनुष्य बने रहने के लिए बोलना ही होगा। सिर्फ इसलिए कि बोलना नैतिक है तो बोलना ही होगा। जब कभी ये मनस्थिति जीवन में है तो इसका मतलब आप उस बिंदु पर पहुंच गए जिसको कांट कहते हैं निरपेक्ष आदेश। तो अभी केवल इतना समझेंगे, कांट कहता है नैतिकता निरपेक्ष आदेश की तरह होनी चाहिए, फायदे नुकसान के नहीं। और उसी संदर्भ में एक वाक्य कहता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य इसलिए करो कि वो कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि उससे फायदा होने वाला है। नैतिक होना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि नैतिक होना जरूरी है, बस। और फिर वो कह रहा है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य अपने कुछ प्रतिनिधियों को कर्तव्य सौंपता है कि वे समाज का कल्याण करें, समाज का मैक्सिमम बेनिफिट देखें। और राज्य के किसी भी कर्मचारी को समझना चाहिए कि जो राज्य ने कर्तव्य दिया है वो उन्हें निरपेक्ष आदेश मानकर, कर्तव्य के लिए कर्तव्य मानकर करे, उसमें अपना फायदा न ढूंढे। और जैसे ही किसी राजकीय कर्मचारी ने अपना लाभ ढूंढना शुरू कर दिया, स्व लाभ ढूंढना शुरू किया, इसका मतलब ही है कि अपनी मूल प्रकृति में राज्य अनैतिक हो जाएगा, जबकि राज्य मूलतः एक नैतिक ढांचा है। कुछ मोटी मोटी बातें समझ पा रहे हैं? क्या आप इन सब के बारे में 4-4 लाइनें लिख पाएंगे?
चल, अब आप ये बताएं, मैं 5 वाक्य बोल रहा हूं तेजी से, बताओ 5 वाक्य समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आगे समझ में? पश्चिमी दर्शन में विभिन्न विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से राज्य में ईमानदारी का महत्व बताया है। अभी 5 वाक्य शुरू नहीं हुए, इसके बाद शुरू होंगे। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य अपनी प्रकृति में एक आदर्श संस्था है। प्लेटो ने कहा कि राजा उसे होना चाहिए जो सांसारिक स्वार्थों से मुक्त हो चुका हो, जिसमें लालच और भय खत्म हो चुका हो, क्योंकि लालची व्यक्ति राज्य को नुकसान पहुंचा देगा अपने स्वार्थ के लिए, और क्रोधी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति अपने गुस्से की झोंक में राज्य को युद्ध में डाल देगा। इसलिए जो व्यक्ति न्यायप्रिय हो, शांत हो, दार्शनिक हो, वही शासन करे तो राज्य अच्छा रहता है, और इसलिए राज्य को एक नैतिक संगठन बनना ही चाहिए। हेगल ने कहा कि चेतना के विकास की प्रक्रिया में जब परिवार में त्याग की भावना पैदा होती है, किंतु कुछ व्यक्ति तक सीमित होती है, तो उसके एंटीथीसिस के तौर पर समाज पैदा होता है जिसमें सभी तो शामिल हैं किंतु स्वार्थ की भावना के साथ शामिल हैं। राज्य इन दोनों का सिंथेसिस या संवाद है जिसमें सभी के प्रति त्याग की भावना का विकास होता है, जिसे सामान्योन्मुख परार्थवाद कहा गया है। इसलिए राज्य अपने आप में एक नैतिक संगठन है, नैतिक ढांचा है, और राज्य की नैतिकता से ही मनुष्य का अस्तित्व बचा रहता है। अरस्तु भी कहता है कि राज्य न हो तो व्यक्ति व्यक्ति बन ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर वासनाएं हैं बहुत सारी, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, और यदि राज्य उसको एक अच्छे व्यक्ति में तब्दील न करे तो अपनी वासनाओं की वजह से, दुर्गुणों की वजह से वह समाज को जीने लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए राज्य नैतिक जीवन की शर्त है, और यदि राज्य के शासक या कर्मचारी राज्य की इस परिभाषा को ही खारिज कर देंगे तो राज्य को नैतिक संस्था कैसे कहेंगे? इसलिए राज्य के लोगों को नैतिक होना ही चाहिए। उदारवाद कहता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता सीमित करते हैं राज्य बनाने के लिए, ताकि राज्य कानून व्यवस्था चलाए और प्रत्येक व्यक्ति उस कानून व्यवस्था के भीतर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि व्यक्ति उसके क्लाइंट्स हैं, उसके लाभार्थी हैं, सेवार्थी हैं। अगर राज्य अपने मूल कर्तव्य के बजाय लोगों को धोखा देने लगता है, उनके हितों से खिलवाड़ करता है, तो यह राज्य और व्यक्ति के मूल समझौते का उल्लंघन है, इसलिए अनैतिक है। इसलिए शासक और राज्य के कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियां नैतिक रूप से माननी चाहिए। जो समाजवादी हैं या समतावादी हैं, उनका मानना है कि राज्य इसलिए है ताकि समतलन की प्रक्रिया पूरी हो सके, समावेशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। समावेशन करने के लिए जो राज्य है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का काम है समृद्ध व्यक्तियों से कुछ अतिरिक्त टैक्स लेकर गरीब व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। यदि राज्य या उसके कर्मचारी बेईमान होंगे तो वितरण मूलक न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, और यदि वो बाधित हो गई तो राज्य के होने का मूल तर्क ही खत्म हो जाएगा। कांट कहता है कि एक सच्चा नैतिक व्यक्ति वो है जो कर्तव्य सिर्फ इसलिए करता है कि कर्तव्य करना है, फायदे के लिए नहीं करता है, निरपेक्ष आदेश के रूप में करता है। और राज्य एक नैतिक संस्था है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा विशेष रूप से होती है कि वे अपने कर्तव्य नैतिक रूप से करें, निरपेक्ष आदेश के रूप में करें, न कि अपना फायदा देकर करें। और यदि राज्य के कर्मचारी अपने फायदे के लिए अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो राज्य की मूल तर्क योजना से समझौता होने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। उपयोगितावादियों का अंतिम तर्क यह है कि वही नैतिक है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाता है। राज्य इसलिए है ताकि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म बना सके, कानून बना सके, उन्हें इंप्लीमेंट कर सके। और यदि राज्य के कर्मचारी अपने निजी लाभ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाते हैं तो उपयोगितावाद की मूल तर्क योजना कि राज्य इसलिए है ताकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके, खारिज होती है। इसलिए उपयोगितावाद किसी भी सेंस में बेईमानी को, करप्शन को हरगिज स्वीकार करने को तैयार नहीं। रिकैप ठीक से हो गया आप लोगों का? चलो, भारतीय दर्शन में केवल 2 विचार पढ़ेंगे। हाँ, अब तक नहीं आया है, लेकिन आएगा तो इस तरह का आएगा कि राज्य को ईमानदार होना चाहिए। इस संबंध में क्या दार्शनिक तर्क दिए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से किसी दार्शनिक के नाम से नहीं पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे क्या क्या तर्क दार्शनिक दे सकते हैं, तो आप उसमें खुद बता देंगे कि ये विचार कैसा बोलते हैं, ये विचार कैसा बोलते हैं। और केवल 5-7 दार्शनिक है जिन पर प्रश्न आ सकता है। जैसे भारत में अगर आएगा बुद्ध, महावीर, गीता, महात्मा गांधी, 4। पश्चिम में जब भी प्रश्न आएगा तो आप मान के चलिए कि बेंथम, मिल, हेगल, कांट, थॉमस हॉब्स, यही 5 लोग। और पेपर बनाने वाला बहुत मौलिक हुआ तो एक बार जॉन रॉल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, पर वो शायद पेपर 3 में शायद आया था, 2 में आया था मेरे ख्याल से, सोशल जस्टिस में आया होगा। अगर एथिक्स में भी आया तो भी एक ही बात, लेकिन आ सकता है एथिक्स में भी आ सकता है। मतलब इधर जो लेटेस्ट लोग हैं उनमें एक जॉन रॉल्स ध्यान में रखिए, अंबेडकर पे आ सकता है, कार्ल मार्क्स पे आ सकता है, जेंडर एथिक्स पे आ सकता है। ये जो नए अप्रोचेस हैं, तो हम एक दिन में इन सब नए अप्रोच का सारा 3-3, 4-4 वाक्य में नोट कर लेंगे कि जैसे जेंडर वाले लोग हैं वो उस पर क्या बात करते हैं। इतना बस आपको आइडिया रहना चाहिए ताकि प्रश्न है तो आप लिख सके। ठीक, चलो चलिए, भारतीय दर्शन में हम केवल 2 व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा। उनमें से एक है कुटिल बुद्धि का व्यक्ति, उसका नाम है कौटिल्य। इसका नाम तो चाणक्य था, पर चाणक्य ने कई विचार इतने कुटिल किस्म के दिए हैं कि कुछ लोगों ने इसको कुटिल बुद्धि का व्यक्ति कहा तो इसका नाम पड़ गया कौटिल्य। ऐसे नाम पड़ा है कौटिल्य। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भारत का मैकियावली है। हमें लगता है कि कैसी अजीब सी बात है, बोलना चाहिए कि मैकियावली इटली में चाणक्य है। भाई जो पहले हुआ उसकी तुलना दूसरे से ऐसे थोड़ा हो सकती है। दोनों में सेंस एक जैसी है। दोनों कहते हैं कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, शासन से बड़ा कुछ नहीं। दोनों कहते हैं कि राजा और नैतिकता में राजा बड़ा है, आमतौर पे कुछ अपवाद छोड़ के। दोनों कहते हैं कि राजा को शासन करना चाहिए ठीक से, लेकिन जरूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद,
अमित शाह जिस पॉलिटिकल फिलोसफी को फॉलो करते हैं वो चाणक्य वाली फिलोसफी है। दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध भी करेंगे तो नैतिक तरीके से करेंगे। जैसे भारत में युद्ध की परंपरा बड़ी सही है, शाम 6 बजे शंख बजा दिया, अब तुम अपने घर जाओ, अपने घर, सुबह फिर युद्ध खेलेंगे, अभी कहीं छोड़ दो, फिर सुबह 8 बजे सब तैयार हो गए, तैयार हो भी, हाँ तैयार, चलो शंख फूंका, अब मारना शुरू करते हैं। भारत में इस तरह से था, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते ना। बाकी लोग क्या करते हैं, रात को सो रहे हैं, पुलिस आके मारना शुरू कर दिया और फिर एक अधिकार का जन्म हुआ उसके बाद कि नींद का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ठीक, तो कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध भी नैतिक तरीके से होना चाहिए। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या पता कि आज दुश्मनी कल को दोस्ती हो जाए, लेकिन जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, तो नजर मिली रहे। ये एक तरीका है। दूसरा है, दोस्ती होगी नहीं, अभी निपटाओ। ये अप्रोच किसकी है? चाणक्य। पर चाणक्य की जो बुद्धि थी वो यूनिक किस्म की बुद्धि थी, किसी को भी उड़ा दे, एकदम खत्म कर दे, उस तरह की बुद्धि। पर चाणक्य ने अपना सिद्धांत जो दिया वो बहुत बैलेंस सिद्धांत दिया है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और उस जमाने में अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता था, उस जमाने में अर्थशास्त्र में पॉलिटिक्स केंद्र में रहता था। तो केंद्र में पॉलिटिक्स लेकिन इकोनॉमिक्स भी। तो अर्थशास्त्र मूल रूप से पॉलिटिक्स का एक ग्रंथ है, क्योंकि अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ बाद में थोड़ा चेंज हुआ, अर्थ संकुचन हुआ और वो इकोनॉमिक्स पे सेंटर्ड हो गया, क्योंकि पहले वो व्यापक अर्थ हुआ करता था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कि वह राज्य का सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत में वो कहता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग है सबसे पहला स्वामी या राजा, और अभी हमें फिलहाल स्वामी या राजा से ही काम चला लेना है। और वो कहता है कि स्वामी या राजा के पास सारी शक्तियां हैं, सांसारिक मसलों में सारी शक्तियां हैं। हाँ कह सकते हो भाई, सांसारिक मसलों में निरपेक्ष शक्ति है राजा के पास। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य ने तानाशाही का बीज अपने सिद्धांत में छोड़ रखा है। ये कई लोगों ने, जैसे 16वीं सेंचुरी में फ्रांस में एक चिंतक हुआ जीन बोदा नाम का, ऐसा लगता है कि बोदा और चाणक्य की बातें बहुत मेल खाती हैं, और वो भी ऐसी बात कर रहा है कि राजा के पास एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, निरपेक्ष प्रभुसत्ता है। और फिर बोदा का चाचा पैदा हुआ 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में, जिसका नाम था जेन ऑस्टिन। उसने और निरपेक्ष विचार दिया। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी सोवरेन है, उसके पीछे ऑस्टिन की थॉट्स काम करती हैं। और जब इन सब का असर देखा गया विश्व युद्धों में, तब लास्की जी पैदा हुए। लास्की का समय बड़ा रोचक है, 1893 में पैदा हुआ, 1950 में मरा। अब सोचिए 1893 से 1950, 21 साल का हुआ तो विश्व युद्ध देख लिया पहला, 24 साल का हुआ तो सोवियत संघ की क्रांति देख ली, 26 में युद्ध खत्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस देखा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखे, लेबर पार्टी देखी, ब्रिटिश जो सिस्टम्स डेवलप होते वो देखे, नेहरू से उनकी ठीक ठाक परिचय था, और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी देख लिया, यूएन भी बनता वो देख लिया। उनको ये भरोसा भी हो गया कि विश्व सरकार बनने वाली है, विश्व सरकार के पक्ष में तर्क भी दे दिए, और वो सब देख के उनकी मौत हो गई 1950 में। पर वो देख चुके थे कि संप्रभुता यदि किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में निरपेक्ष हो तो दुनिया युद्धों से बच नहीं सकती। इसलिए लास्की ने पूरी विचार परंपरा को बदल के कहा कि संप्रभुता किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, विभाजित संप्रभुता होनी चाहिए। और उसने अमेरिकन सिस्टम को एक आदर्श के रूप में सुझाया इंग्लैंड को। लास्की इंग्लैंड का विचारक है, लेकिन उसने सुझाया कि अच्छा नहीं है कि सत्ता किसी एक ऑर्गन के हाथ में रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलिटिक्स में थॉट्स की डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो चाणक्य ये कह रहे हैं कि सांसारिक मसलों में तो राजा के पास निरपेक्ष शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसको चिंता है कि राजा कुछ गलत ना कर बैठे। तो उसने साथ में यह भी कहा कि राजा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राजा धर्म के अधीन है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि राजा धर्म के अधीन है, मेरा सांसारिक मसलों में निरपेक्ष होते हुए भी अंततः वह धर्म के अधीन है। यहां धर्म शब्द का कौन से वाला मतलब होगा? नैतिकता, स्व कर्तव्य पालन या राजधर्म कह लीजिए। तो यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन। राजा को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उसने एक बार धमकी भी दे दी है कि यदि जनता नाराज हो गई तो राजा का राजा रहना संभव नहीं रहेगा। इसलिए जनता का राजा के पक्ष में बने रहना बहुत जरूरी है। जनता को इतना महत्व दिया है, अत्यधिक महत्व दिया है। और जब भी चाणक्य के राजनीतिक विचार के बारे में पूछें, एक श्लोक याद कर लीजिए, उसको ठीक से लिख के आ जाइएगा, चाहे निबंध में लिखना पड़े चाहे कहीं भी। वो लिखते ही परीक्षक भी खुश हो जाता है कि वाह, जो परीक्षक ने बचपन में याद किया था आपने उसको याद दिला दिया। वो क्या है? सुने अपने प्रजा सुखे, लिखो प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, रट लेना इसको। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम। संस्कृत बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, समझ में आने लगे तो बड़ा आनंद आता है उसके बाद। तो प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः, न आत्म प्रियम, दरअसल एक शब्द हो गया, नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः। प्रजानाम तो
प्रियम प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। हो गया। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख मानना चाहिए। अर्थ लिखो साथ में, जिसको बाद में दिक्कत आएगी। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, या राजा को अपना सुख मानना चाहिए। अब अपने बताओ, प्रजानाम च हिते हितम, और च मतलब और प्रजा के हित में ही अपना हित मानना चाहिए। तो प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। नात्म प्रियम प्रियम राज्ञ, राज्ञ मतलब राजा को, नात्म प्रियम न आत्म प्रियम, इसका मतलब राजा को अपने स्तर पर कोई खास प्रिय नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो दूसरी पंक्ति, राजा को अपना कुछ प्रिय या स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि राजा कहे कि मेरी हॉबी है कबूतर मारना, नहीं, ये सब नहीं, पालो मारो मत। तो राजा का अपना कुछ भी प्रिय या स्वार्थ नहीं है। आगे बताओ, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम, जो प्रजा को प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिए, जो प्रजा को प्रिय है वही राजा को प्रिय होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी पूछे शासक को नैतिक क्यों होना चाहिए, अगर आपसे पूछे इथिकल गवर्नेंस, सबसे पहले फटाक से लिख देना। जब भी पूछे गुड गवर्नेंस क्या है, इथिकल गवर्नेंस क्या है, खटाक से लिख के आना, क्योंकि संसद का श्लोक पढ़ के भारतीय परीक्षकों की ना एंटीना उनका जो है उखड़ जाता है, एकदम मस्त हो जाते हैं कि ये अब जाके ज्ञान प्राप्त हुआ है। अंत में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का दुर्भाग्य कि वो अंत में ही रहते हैं बेचारे। महात्मा गांधी के बारे में ध्यान रखना है, मतलब महात्मा गांधी की पॉलिटिकल थॉट्स तो बाद में आएंगे, अभी केवल 2-3 शब्दों से काम चलाएंगे। महात्मा गांधी मूलतः अराजकतावादी विचारक हैं। अच्छा, अराजकता शब्द से पहली बार में जो सेंस बनती है ना, वो थोड़ा खराब बनती है। अराजकतावादी का मतलब होता है जो विचारक ये मानता है कि आदर्श स्थिति में राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य का होना अपने आप में अनुचित है। तो राज्य अपने आप में अनुचित है, तो राज्य ही अनुचित है, तो राज्य के कर्मचारी भी अनुचित ही हैं सारे के सारे, कैसे उचित बने। पर महात्मा गांधी ना थोड़े व्यावहारिक आदमी थे, वो जानते थे कि ये बात कहना आसान है, होना बड़ा मुश्किल है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक तो राज्य चलेगा ही चलेगा। उनकी धारणा ये है। अच्छा, राज्य क्यों अनुचित है, अगर मैं आपको 2 तर्क बताऊं ना, राज्य क्यों अनुचित है। एक तो यही कि महात्मा गांधी व्यक्तिवादी विचारक हैं। आपको आश्चर्य होगा, महात्मा गांधी व्यक्तिवादी विचारक माने जाते हैं। राज्य व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, आत्मिक स्वतंत्रता सीमित, इसका मतलब व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से जीवन जीना चाहे तो राज्य उसको रोकता है, राज्य नियम में बांध देता है, और नियमों में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी आत्मिक स्वाधीनता, जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है, उससे वंचित हो जाता है। और दूसरी बात, राज्य अगर है तो राज्य के अस्तित्व का किसी ना किसी मात्रा में आधार है हिंसा की ताकत, और महात्मा गांधी को हिंसा बेहद नापसंद थी, अहिंसा वाले थे, इसलिए बछड़े को गोली मार दी थी। याद है बछड़ा, समझ ना लिंक। तो गांधी जी कहते हैं कि राज्य होगा तो हिंसा होगी होगी, क्योंकि राज्य का अस्तित्व हिंसा पे ही टिका है। ईमानदारी की बात है कि राज्य कौन है, सबसे बड़ा गुंडा राज्य है। छोटे मोटे गुंडे, 1 गुंडा 4 गुंडे, गैंग, सबसे बड़ा गुंडा कौन, पुलिस। किसी जिले में बड़े से बड़े गुंडों के गैंग में कितने गुंडे होते होंगे, 10, 20, 50, 100। बंदूकें हैं, वो भी लाइसेंस वाली नहीं, नकली बंदूकें हैं। फिर वहां एक एसएसपी नाम का आदमी है, उसके पास 4000 वर्दी वाले लोग हैं, सारे ट्रेंड हैं, सब गोली मारनी आती है, लाठी मारनी आती है। और उसके पास जो पिस्तौलें हैं और जो बम, हैंड ग्रेनेड हैं, वो सारे सरकार ने इशू किए हुए हैं, लाइसेंस वाले हैं। उसको जरूरत पड़ने पर हत्या करने का अधिकार भी मिला हुआ है राज्य की ओर से, बाकी गुंडों को नहीं मिला हुआ है। राज्य के होने का मतलब है कि राज्य सबसे बड़ा गुंडा है, किंतु गुंडागर्दी करता नहीं है। राज्य का दरअसल ये मतलब होता है कि कोई भी दूसरा गुंडा उसके सामने हिम्मत ना कर सके, और राज्य दिखा दे गुंडागर्दी करोगे तो बेटा तुमसे बड़े गुंडे हम हैं, पर हम गुंडे करते नहीं हैं क्योंकि हम राज्य हैं। ये है राज्य होने का मूल मतलब। होब्स को पढ़ेंगे ना, थॉमस होब्स ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है, लेकिन व्याख्या का सार यही है कुल मिलाकर, कोई सार नहीं है। तो राज्य होगा तो हिंसा होगी, व्यक्ति की आत्मिक स्वाधीनता सीमित होगी, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। किंतु जब तक राज्य है, भविष्य में तो होगा ही नहीं, किंतु जब तक राज्य है। तो एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, हेनरी डेविड थोरो नाम का आदमी था, अमेरिकन थिंकर था, उसने कहा द बेस्ट गवर्नमेंट इज विच गवर्न्स द लीस्ट। सबसे अच्छा शासक सबसे कम शासन करता है। सबसे अच्छे पेरेंट्स कौन है, जो बच्चे को बार-बार टोकते हैं या आमतौर पर मुक्त छोड़ देते हैं। 1000 में 1 आधा बार टोके, बेटा ऐसा मत करो, मतलब वो भी सुझाव में कि ऐसा करने से कोई नुकसान हो सकता है, बाकी आप देख लो। और कई पेरेंट्स तो पता ही आपको, कई बार इसीलिए टोकते हैं कि 10 मिनट से टोका नहीं है, तो अपने होने का एहसास तो बनाए रखना है, कुछ तो एहसास रहे कि हम हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ टोकना है। और आमतौर पर क्लासरूम्स की भी हालत यही होती है स्कूल वगैरह में। टीचर होने का मतलब है कि कोई बच्चा ठीक से सांस ना ले पाए। अगर किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया या कोई बच्चा क्लास में हंस पड़ा तो ये उसके जीवन की आखिरी हंसी साबित होती है। उसकी इतनी पिटाई होती है उसकी। पीटीआई की क्लास हो तो बात ये हो जाती है। पीटीआई समझते हैं, उसका नाम ही पिटाई से बना है, पीटीआई उसी से बनाया गया उसका नाम, पिटाई। चलिए,
तो गांधी जी का केवल एक दो वाक्य से आप काम चला लीजिए इस प्रश्न में। गांधी जी ने कहा कि जब तक राज्य है ना तब तक क्या होना चाहिए। उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। सुना हुआ है? धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। और अमित शाह जी कहते हैं इसीलिए हमने धर्म के आधार पर काम किया है, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से ही थे। उन्होंने कहा था हमें कि बिना धर्म के बेटा राजनीति मत करना, धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। तो इस धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। तो धर्म यानी कर्तव्य, जिस सेंस में कौटिल्य ने कहा उसी सेंस में गांधी जी ने कहा। और धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, ये कहने के बाद ये भी कहा कि हर व्यक्ति का, चाहे वो राज्य का प्रतिनिधि चाहे कोई हो, 5 नैतिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिनमें से एक सिद्धांत है अपरिग्रह, एक सिद्धांत है अस्तेय, तीसरा सिद्धांत है अहिंसा। ब्रह्मचर्य का राज्य से कोई खास मतलब नहीं है, वो छोड़ दीजिए, और सत्य भी चाहे तो ले वरना छोड़ दें। राज्य के कर्मचारियों को मुख्य रूप से इन 3 सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है इकट्ठा मत करो, इसका मतलब भ्रष्टाचार मत करो, नो करप्शन। अस्तेय का मतलब है दूसरे का हक मत चुराओ, इसका मतलब भी क्या हुआ? नो करप्शन। दूसरा का हक मारोगे तब तो पैसा कमाओगे, ऐसे कैसे पैसा कमा लोगे? और तीसरा है अहिंसा, किसी भी नागरिक पर बिना बात के कोई भी दबाव या भय पैदा मत करो। तो आप ये गांधी जी के पंचव्रत में से 3 सिद्धांत सीधे सीधे राजकीय कर्मचारियों के लिए एक नैतिक आचरण संहिता बनाते हैं, और वो है अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा।